नमस्कार। आज हमारे भी फ़ोन में कुछ तकनीकी खराबी है, तो इस वजह से हम दूसरे फ़ोन से कनेक्ट हुए हैं। इसी से ही आपको आवाज़ आएगी और 2 मिनट और प्रतीक्षा करते हैं बाकी सभी लोगों की, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। आप सभी को हमारी आवाज़ सही आ रही है? जी गुरुजी, आ रही है। हाँ जी, आ रही है। तो आपको हमने एक आज पीडीएफ शेयर किया था, वो आप सभी ने देखा? हाँ जी, कल देखा रात है। ग्रहों से संबंधित पीडीएफ भेजा था, क्या आप सभी ने देखा है? हाँ जी। हाँ जी। क्लास अब 4:10 पर हम शुरू कर देंगे। बाकी सभी लोग जो लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम क्लास को आरंभ कर देंगे। आर्यन, इधर आओ तुम। फोन दिखाना। लग जाएगा मैसेज। तो वाईफाई का तो चल ही जाएगा। वाईफाई तो अभी ऑन ही हो जाएगा ना, डायरेक्ट लगा के ना, कुछ करना नहीं। जैसे कनेक्ट करो तो 5 ही लोग कनेक्ट हैं। ऐसा वाईफाई से कनेक्ट करो तो बस हो जाएगा। फिर इसका डाटा बंद कर देना जैसे ही हो जाए। होगा। अभी कुछ लोगों का मैसेज आया है कि उन्हें आवाज नहीं आ रही है। एक बार दोबारा बताएं। आप सुन पा रहे हैं? जिन्हें आवाज नहीं आ रही थी, क्या वो भी सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही जी। ठीक। चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। आज से हम सभी लोग प्रत्यक्ष पढ़ेंगे, तो आप सभी अपना कैमरा ऑन कर दें। नमस्कार। चलिए चलिए हम अपने विषय की ओर वापस लौटते हैं।
कल हमने पहली कक्षा में ग्रहों के बारे में पढ़ना आरंभ किया था और आपने 3-4 ग्रहों के विषय में जाना कि ग्रहों की प्रकृति कैसी है, ग्रह काम कैसे करते हैं और ग्रह हमारे जीवन पे कैसे अपना योगदान देते हैं। यद्यपि यदि हम पूरे संसार को 9 ग्रहों में डिवाइड करें तो फिर एक ग्रह के हिस्से में असीमित वस्तुएं और तत्व आएंगे जिनका अध्ययन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो मूल तत्व हैं उनका अध्ययन करते हैं। मूल तत्वों का अध्ययन कर लेने से आर्यन भाई इधर ही रहो, एक मिनट जल्दी आओ। यही रहो, इसे एडमिट करते रहो, जो भी कोई आ रहा है ना उसे एडमिट करते रहो। तो सभी तत्वों का अध्ययन करने के बजाय हम प्रयास करते हैं जो मूल तत्व है उनका अध्ययन करें। जैसे कि गणित की कक्षा में हम सभी समीकरणों को अलग अलग से नहीं बनाते हैं। मान लीजिए यदि हम गुणनफल सीख रहे हैं या जोड़ सीख रहे हैं या अन्य कोई विधि सीखते हैं तो उसका एक अभ्यास करते हैं, उदाहरण के रूप में एक को हम बना के देखते हैं और उसके बाद वही कैलकुलेशन सब पे लागू होती है। इसी तरह जब हम ज्योतिष में पढ़ते हैं तो ज्योतिष में हम ग्रहों के वो मुख्य कारक समझते हैं जिनके माध्यम से हम जीवन के सभी पहलुओं पर उन्हें अप्लाई कर सकें। तो हमने कल सूर्य समझा, हमने चंद्रमा समझा और मंगल बुध 4 ग्रहों का हमने सामान्य अध्ययन किया। इसके बाद नंबर आता है बृहस्पति। बृहस्पति की ओर करते हैं। बृहस्पति जैसे कि हमने एक उदाहरण के तौर पर बताया था कि यदि हम एक राज्यसभा को की परिकल्पना करते हैं, उस राज्यसभा में राजा कौन है? जी विनायक जी बताएं। विनायक जी को कोई समस्या आ रही है? जी बताएं। आपने हैंड रेज किया है, आप बोले। आपका फोन म्यूट है। जिनके डीपी पर भगवान कृष्ण की फोटो है, ठीक है, जिन्हें भी कोई समस्या हो पूछ सकते हैं। तो हाँ जी सर। हम लोग एक राज्यसभा की परिकल्पना करते हैं, जिस राज्यसभा में जिस साम्राज्य में राजा सूर्य है। एक ऐसे राज्य को परिकल्पित करिए अपने मन में जिसका राजा सूर्य है, जिसकी रानी चंद्रमा है, जिसका सेनापति मंगल है और जिसका युवराज बुध है। एक ऐसे राज्य में एक आवश्यकता है मंत्री की। एक राज्य तभी एक बेटर राज्य हो सकता है जब तक उसमें एक अच्छा पढ़ा लिखा समझदार ज्ञानी और विवेकशील मंत्री। तो संसार में सर्वोत्तम मंत्री यदि किसी को कहा गया है तो वो है बृहस्पति। जब हम ग्रहों को पढ़ते हैं तो ग्रहों में सबसे ज्ञानवान बृहस्पति। तो किसी एक मंत्री में, किसी एक ज्ञानी मंत्री में कौन कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलेंगी। एक बड़े राज्य का यदि मंत्री होगा तो सबसे पहला गुण उसके अंदर होगा कि वो उस पद के योग्य हो। अब क्योंकि पद के अनुरूप योग्यता चाहिए होती है, जैसे यदि हम एक सेनापति की योग्यताएं देखें तो एक सेनापति के अंदर हमें क्या योग्यता चाहिए कि वो एक सेनापति कैसा होना चाहिए? उत्साही होना चाहिए।
निडर हो, वो बलशाली हो, वो टीम मैनेजमेंट जानता हो, युद्ध कौशल जानता हो। इसी तरह जब हम एक मंत्री की योग्यताओं को समझेंगे तो एक मंत्री में योग्यताएं होनी चाहिए, वो बहुत ज्ञानवान हो, एक ज्ञानी हो। तो इसलिए जिस भी व्यक्ति के लग्न में मीन राशि हो या धनु राशि, मीन और धनु राशियों का स्वामी बृहस्पति, तो जिस भी व्यक्ति के लग्न में मीन राशि हो या धनु राशि हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञान युक्त होता है, उसके अंदर आपको ज्ञान की प्रचुरता देखने को मिलेगी। दूसरा, एक मंत्री के अंदर दूसरा गुण है गंभीरता। एक मंत्री कभी भी हाइपर नहीं हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हो सकता है, जल्दी हड़बड़ी में निर्णय लेने वाला नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति सबसे विवेकशील होगा तो वो होगा साम्राज्य का महामंत्री, बहुत धैर्यवान, बहुत गंभीर, बहुत परिपक्व निर्णय लेने वाला। इसीलिए जिस व्यक्ति की कुंडली में उसका कारक ग्रह बृहस्पति, ऐसा व्यक्ति जल्दी फैसले नहीं लेता, बहुत धैर्य युक्त फैसले लेता है। ऐसे व्यक्ति से अन्य लोग भी सलाह लेते हैं। तो एक विवेक युक्त, ज्ञानी, धर्मात्मा, ये मंत्री के मूल गुण है। फिर अगला गुण, मंत्री हमेशा राजा पर अपना प्रभाव रखता है। रामचरितमानस का एक दोहा है, वैद सचिव गुरु तीन ते प्रिय बोलहि भय आस। अर्थात इस संसार में तीन लोग ऐसे हैं, अगर वो आपके सामने अच्छा अच्छा बोले तो समझिए कि आपके लिए संकट का समय आ गया। वो कौन है? सबसे पहला है वैद्य। वैद्य अर्थात डॉक्टर। डॉक्टर यदि आपको लगातार अच्छी अच्छी बातें बोलता रहे तो इसका मतलब समझिए कि आप गलत डॉक्टर के पास आ गए हैं। दूसरा है सचिव। सचिव का अर्थ होता है मंत्री, सेक्रेटरी। यदि आपका सेक्रेटरी आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलता है तो समझिए आपके लिए चिंता की बात है। तीसरा है गुरु। यदि आपके गुरु, जो भी आपके गुरु हैं, आपके शिक्षक, यदि सिर्फ आपकी प्रशंसा करते हैं, सिर्फ आपको अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, तो समझिए कि आप एक गलत गुरु के पास हैं। क्योंकि इन तीनों का कार्य है आपकी कमियों को देखना, आपकी कमियों को बताना। इसलिए जो गुरु है अर्थात बृहस्पति है, वो एक राज्य में एक मंत्री के पद पर है। तो मंत्री हमेशा राजा को सलाह देगा, कुछ सलाह उसके अनुरूप होंगी, कुछ सलाह उसके प्रतिरूप होंगी, तो दोनों प्रकार की सलाह देगा। ऐसे ही जब आपकी आत्मा का कारक, जब आपके जीवन में आपका आत्मबल सूर्य है, मान लीजिए कोई जातक है जिसकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी और सूर्य की स्थिति भी अच्छी है और सूर्य और बृहस्पति का योग भी, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होगा? जब भी वो कोई बड़ा निर्णय लेने का विचार करेगा तो वैसे समय में उसके मन में एक विचार हमेशा आएगा कि क्या धर्मयुक्त है, क्या मानवीय है, क्या ऐसा है जिससे सबका भला होगा, क्या ऐसा है जिससे किसी को हानि ना पहुंचे। तो बृहस्पति चूंकि मंत्री है इसलिए वो उसे एक अच्छी सलाह देगा। दूसरा, बृहस्पति का दूसरा गुण क्या है? बृहस्पति गुरु है। तो गुरु का कार्य होता है ज्ञान का प्रकाश करना। हमारे जीवन में जब भी ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है तो उसका कार्य ये समझिए कि गुरु का ये कार्य है कि हमारे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु जिसकी कुंडली में अच्छा है ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा। अच्छा, कुछ लोग ज्ञान और नॉलेज दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं। ज्ञान और ये समझिए कि ज्ञान और तर्क ये दो अलग विषय हैं। जैसे कि तर्क जो विषय है वो बुद्ध का है, आप पढ़ते हैं आपको याद हो जाता है, ये तर्क का विषय है, ये तर्क बुद्धि है।
आपके जीवन में क्या सही करना चाहिए, क्या गलत करना चाहिए, क्या धर्मयुक्त है, क्या अधर्मयुक्त है, ऐसा किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा करें, मंदिर में कैसा व्यवहार करें, अन्य स्थानों पर। तो जो आपके अंदर की जो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, आपके अंदर की जो मोरालिटी है, एथिक्स है, वो सारी चीजें बृहस्पति। आप कितना याद करते हैं, आपका कैलकुलेशन कैसा है, आप अ, समय के पाबंद हैं कि नहीं हैं, तो ये जितना ज्ञान है, आपको कितनी चीजें याद हैं, आप कितनी चीजों में माहिर हैं, आपके अंदर क्या क्या गुण है, तो ये सारी चीजें आपको देगा बुध। लेकिन आपके जीवन में विवेक, आपके जीवन में एथिक्स, आपके जीवन में नैतिकता, परोपकार, ज्ञान, अध्यात्म, ये सारी वस्तुएं, ये सारे गुण आपको देता है बृहस्पति। और बृहस्पति आपकी एजुकेशन है। आप कैसे पढ़ेंगे बताएगा बुध, लेकिन आप कितना पढ़ेंगे बताएगा बृहस्पति। यदि किसी जातक के पंचम भाव को बृहस्पति प्रभावित करता है, या तो बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी है, या फिर बृहस्पति पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाले हुए हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति खूब पढ़ता है, व्यक्ति की एजुकेशन बहुत अच्छे लेवल की होती है, तो एजुकेशन बताएगा। उसके बाद बृहस्पति कारक है आपके भाग्य का। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य का सृजन किस चीज से होता है? भाग्य कैसे बनता है? भाग्य बनता है हमारे जीवन में किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का जब हमें इस जीवन में या अगले जीवन में फल मिलता है, तो उससे हमारा भाग्य बनता है। इसीलिए बृहस्पति जो धर्म का कारक है, जब बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा होगा, तो समझिए कि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, जिससे आपका बृहस्पति इस जीवन में आपका भाग्य बन के आए। यदि आपका बृहस्पति खराब है, यदि आपका बृहस्पति पाप युक्त है या पीड़ित है, तो समझिए कि आपने अपने पिछले जीवन में अशुभ कर्म किए हैं, और उसका प्रभाव आपको इस जीवन में आपकी कुंडली में बृहस्पति के रूप में देखने को मिलेगा। अब एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं जिनका नाम है के.एन. राव। उन्होंने ज्योतिष पर रिसर्च किया। रिसर्च करने का अर्थ ये होता है कि किसी भी व्यक्ति ने अपना अलग से ज्योतिष नहीं लिखा। जितने भी ज्योतिष के आचार्य हैं, उन्होंने या तो आर्यभट्ट पर शोध किया, या फिर उन्होंने वराह मिहिर पर किया, या पाराशर पर किया। तो जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्हीं के ही सूत्रों पर उन्होंने आगे जाकर के शोध किया। तो जब शोध किए, तो उन्हीं सूत्रों का उन्होंने विस्तार किया। मान लीजिए महर्षि पाराशर ने किसी सूत्र में कोई बात कही, वो बात उस समय के लिए अनुकूल थी। मान लीजिए महर्षि पाराशर ने लिखा कि यदि किसी व्यक्ति के चतुर्थ भाव में सूर्य हो और चतुर्थ भाव को बृहस्पति देखता हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर बैलगाड़ी खरीदेगा, उसके पास बहुत सारी बैलगाड़ियां होंगी। तो उस समय के हिसाब से तो बैलगाड़ी वाहन था, तो इसलिए उन्होंने बैलगाड़ी लिखा। या महर्षि पाराशर लिखते हैं उसके पास बहुत धन होगा, अर्थात उसके पास 1000 गायें होंगी। तो 1000 गायें होना उस समय के हिसाब से बहुत धनी व्यक्ति माना जाएगा, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा धन जो था वो पशुधन था। आज के समय में उसी सूत्र को जब हम व्याख्यायित करते हैं, उसे समझते हैं, तो क्या हम आज के समय में बैलगाड़ी की परिकल्पना करेंगे? हम उस बैलगाड़ी को आज के समय के वाहन से बदल देंगे, तो हम समझेंगे यदि उस समय बैलगाड़ी कही होगी तो आज के समय क्या होगी। मान लीजिए किसी के पास फॉर्च्यूनर हो, या किसी के पास और कोई बड़ी गाड़ी हो। तो इसलिए के.एन. राव साहब ने जो अपना रिसर्च किया, उस रिसर्च पेपर में लिखा कि यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में नवम स्थान भाग्य का स्थान माना जाता है, कल हमने लिखवाया भी था आपको 12 के 12 भावों का, जो एक बहुत सामान्य अर्थ था। तो 9वें भाव का अर्थ हमने लिखवाया था क्या है? भाग्य। नवम भाव का जो नाम है वो भाग्य स्थान। लेकिन उस रिसर्च पेपर में उन्होंने लिखा
कि हमारी कुंडली का जो पंचम भाव है, पांचवा भाव है। आज हमने एक फोटो कुंडली के चार्ट की भेजी थी जिसमें नंबर्स लिखे हुए थे कुछ। वो नंबर्स और उनका जो साइन है, एरो साइन है, उसके हिसाब से आप ये समझेंगे कि कुंडली कहाँ से, मतलब प्रथम भाव कहाँ है, दूसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ है, चतुर्थ कहाँ है, पंचम कहाँ है, और इस तरह से कुंडली का चार्ट चलता है। तो इसी कुंडली में जो आपका पंचम भाव है, पंचम भाव आपके पूर्व जन्म का भाग्य है। आपकी इस कुंडली में नवम भाव आपके इस जन्म का भाग्य है और पंचम भाव आपके पिछले जन्म का भाग्य है। क्योंकि पंचम भाव आपको बताता है कि आपके अंदर कितनी बुद्धि होगी, कितना ज्ञान होगा, कितना विवेक होगा, कितने आप सदाचारी होंगे, कितने दुराचारी होंगे, आपको भगवान से कैसा भाग्य मिला है, और वो भाग्य किससे मिलेगा? आपके पूर्व जन्म के कर्मों से। तो इसलिए आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए उसके आधार पर आपको इस जन्म में जो भाग्य मिला वो पंचम भाव से देखा जाएगा। जब हम आगे इसके बाद जो अगला कोर्स होगा जिसमें मीडियम लेवल का ज्योतिष पे चर्चा करेंगे, तो उसमें हम लोग नवमांश पर भी चर्चा करेंगे। नवमांश से भी हमारे पूर्व जन्म के बारे में अधिकतम जानकारियां हमें मिलती हैं। तो बृहस्पति किसका कारक? भाग्य का कारक। और बृहस्पति आपके विवेक का कारक है। जैसा कि हमने बताया कि बृहस्पति, यदि आपके जिस व्यक्ति को आप देखेंगे कि वो बहुत एकदम शांत रहता है, बहुत शांत रहेगा, बहुत जल्दी एकदम रिएक्शन नहीं करता है, सुनता है ध्यान से, और आमतौर पर ऐसे आपको शिक्षक मिलते हैं, जो एजुकेटर्स होते हैं, उनके अंदर बड़े पेशेंस मिलेंगे आपको। तो दोनों का कारक बृहस्पति है, पेशेंस का कारक भी बृहस्पति है और शिक्षक का कारक भी बृहस्पति है। तो विवेक होगा, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा। यहाँ पर हम क्या करें? धार्मिक, आध्यात्मिक नहीं करें। धार्मिक और आध्यात्मिक यद्यपि एक ही है लेकिन उनकी फॉर्म अलग अलग है। धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक भी हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए कोई कबीर को मानने वाला व्यक्ति या कोई दर्शन को फॉलो करने वाला व्यक्ति जो मूर्ति पूजा नहीं करता है, उसकी मूर्ति में अश्रद्धा नहीं है, लेकिन उसका जो मार्ग है, उसे जिस चीज से सुकून मिलता है, शांति मिलती है, वो हो सकता है सांख्य का मार्ग हो, वेदांत का हो, या फिर योग का माध्यम से करता हो, तो वो प्योर आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया, जिसे स्पिरिचुअलिटी में बिलीव है, लेकिन वो कर्म सिद्धांत में बहुत इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा व्यक्ति किससे प्रभावित होगा? केतु से। ऐसा व्यक्ति केतु से प्रभावित होगा। यदि किसी व्यक्ति की मूर्ति पूजा में, मंदिर में, ग्रंथों में बड़ी आस्था है, संतों में बड़ी आस्था है, किसी की भारतीय संस्कृति में या अपनी संस्कृति में और नैतिकता में, परोपकार में, दान में, यज्ञों में बड़ी आस्था है, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति बृहस्पति से प्रभावित जाता है। इसके बाद दूसरा आता है जो हमने अभी बताया कि एजुकेशन, अध्यापन का क्षेत्र। यदि कोई व्यक्ति शिक्षक है या किसी के अंदर शिक्षक की प्रवृत्ति है, तो समझ लीजिए उसकी कुंडली में बृहस्पति जो है बलवान है। इसमें भी दो चीजें होती हैं। एक व्यक्ति तो पारंपरिक शिक्षक है, जो कि मान लीजिए किसी विद्यालय में शिक्षण करता हो या किसी संस्थान में शिक्षण करता हो। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आप उनके पास बैठ जाएंगे तो वो आप बात करेंगे, वो आपसे ज्ञान की बात करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति भी शिक्षक है। कारण ये है कि जब हम ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं, तो जब हमसे कोई अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करता है या कोई कुंडली दिखाने के लिए आए, तो आमतौर पर वो सवाल पूछते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट नौकरी लगेगी। करियर के संदर्भ में आप भी जब आगे चल करके ज्योतिष की प्रैक्टिस करेंगे
इसे आप व्यवसाय के रूप में बढ़ाएंगे, तो आपसे भी इस तरह का सवाल आएगा कि सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट नौकरी लगेगी। तो अगर हम इसके मूल में जाएं तो समझेंगे कि जब ज्योतिष का जन्म हुआ, जब ज्योतिष आचार्य लगद ने ज्योतिष के पहले सूत्र दिए जो कि ऋग्वेद में और यजुर्वेद में मिलते हैं, या फिर उसके बाद जब वराहमिहिर, पराशर, अत्रि, भरद्वाज आदि ने ज्योतिष के सूत्र लिखे, तब न तो सरकार थी और न सरकारी नौकरी थी। तो कैसे पराशर के सूत्रों से आप ये पता करेंगे कि सरकारी नौकरी होगी या प्राइवेट नौकरी होगी, या कोई व्यक्ति सरकारी शिक्षक होगा या प्राइवेट शिक्षक होगा? तो हम फिर वही बैक टू द पॉइंट जाएंगे जहां से शुरू किया था, कि हम उन्हीं सूत्रों को आज के संदर्भ में उन्हें क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। हम ये समझ जाते हैं कि अगर किसी के पास अथॉरिटी आएगी तो उसका सूर्य बलवान होना चाहिए। अगर किसी के पास अथॉरिटी आएगी तो उसका सूर्य बलवान होना चाहिए। अगर कोई कुर्सी पे बैठेगा, सम्मान मिलेगा, तो सूर्य अच्छा होना बिल्कुल एकदम जरूरी है। दूसरा, ज्ञानवान होगा तो बृहस्पति अच्छा होना जरूरी है, या फिर वो जिस क्षेत्र का ज्ञान रखता है उस क्षेत्र का ग्रह मजबूत होना जरूरी है। मान लीजिए कोई कला के क्षेत्र में हो, तो कला के क्षेत्र में क्या बलवान होना चाहिए? तो शुक्र हो या चंद्रमा हो, दोनों में से कोई एक बलवान हो। यदि कोई गायन के क्षेत्र में है तो उसका चंद्रमा बलवान हो या बुध बलवान हो। तो इसी प्रकार से हम दोनों को जोड़ करके या तीन ग्रहों को जोड़ करके ये तय करते हैं कि ये व्यक्ति अपने क्षेत्र में कितना ऊपर तक पहुंचेगा। तो बृहस्पति किसका कारक है? अध्यापन का कारक है। हमने कल की शिक्षा में एक ग्रह के बारे में बताया था कि वो छोटे भाई को यदि आपको देखना हो तो आप उस ग्रह से देखते हैं। आप सब लोग मैसेज में बताएंगे कि वो कौन सा ग्रह था। छोटे भाई के बारे में देखेंगे तो किसके, आप मैसेज करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आप जुड़े हुए हैं। ताकि आपकी सक्रियता भी पता चलती रहे। तो हमने बताया था, जैसा आकांक्षा जी ने बताया, कि मंगल, यदि आपको, अभी आपके लिए ये बहुत रैंडम चीजें हैं कि एक ग्रह इस चीज के बारे में है, दूसरा ग्रह इस चीज के बारे में है, तो हम लोग उसे याद कैसे रखेंगे या उसे कंक्लूड कैसे करेंगे, है ना? तो एक विधि होती है जिसे हम कहते हैं एनालाइज और सिंथेसाइज, विश्लेषण और संश्लेषण। अर्थात किसी भी वस्तु को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे खोल के रखते हैं बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, तो मशीन में कोई खराबी है या हम मशीन के अंदर की स्थिति को जानना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उससे बिल्कुल एकदम उसके एक एक हिस्से को अलग अलग करके रख देंगे, उसे जांचेंगे, उसे ठीक करेंगे और उसके बाद उसे वापस से सबको जोड़ देंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। एक एक ग्रह को, एक एक छोटी छोटी चीजों को हम लोग एक एक करके समझ रहे हैं, बाद में हम सबको जोड़ेंगे कि काम कैसे करता है। तो छोटे भाई का कारक कौन है? मंगल है, बिल्कुल। यदि मंगल, हाँ, मंगल और तीसरा भाव, ये दोनों स्थान जो है, तीसरा स्थान तो भाई का कारक है, वो छोटे और बड़े दोनों का बताएगा। लेकिन मंगल से आप क्या जानेंगे, किसी के छोटे भाई के बारे में जानेंगे। जैसे कि कैसे, मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल पाप ग्रहों के साथ बैठा है, मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल राहु के साथ बैठा, तो ऐसे व्यक्ति का अपने छोटे भाई के साथ जो संबंध रहेगा वो बहुत मधुर संबंध नहीं रहेगा। बहुत देर तक वो आराम से बैठ करके प्रेम पूर्वक चर्चा नहीं कर सकते, उनके बीच में खींचतान बनी रहेगी।
तो वही मंगल यदि चंद्रमा के साथ बैठा हो तो दोनों भाई आपस में, छोटा भाई और जिसके रूप में लिखा है, आपस में बहुत अच्छे संबंध है। साथ में अगर बृहस्पति बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई से बहुत कुछ सीखता है, गाइडेंस लेता है अपने जीवन में आगे बढ़ने में। उसका छोटा भाई उसकी बड़ी मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम छोटे भाई को देखते हैं। अगर हमें बड़े भाई को देखना हो तो किस ग्रह से देखेंगे? तो बड़े भाई को हम देखते हैं बृहस्पति से। किसी भी व्यक्ति के बड़े भाई का विश्लेषण आपको करना हो, अध्ययन करना हो, तो उसे आप किससे देखेंगे? हाँ, 11th हाउस से। अभी क्योंकि हम हाउस की चर्चा नहीं कर रहे हैं, भावों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो जब हम भावों की चर्चा करेंगे और डिटेल में बताएंगे, एक चीज को बताएंगे। तो वर्तमान में अभी के लिए आप समझिए बृहस्पति से हम लोग बड़े भाई के बारे में देखेंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे? संतान। किसी के जीवन में उसकी संतान कितनी होगी, कैसी होगी, ठीक है, संतान सुख होगा भी या नहीं होगा, तो इसे किस ग्रह से देखते हैं? इसे भी हम बृहस्पति से देखते हैं। बृहस्पति संतान का भी कारक है। ठीक है, इसके बाद स्वर्ण जो धातु है वो सूर्य से देखी जाती है और बृहस्पति से देखी जाती है। किसी व्यक्ति को, जैसे कुछ लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछेंगे कि क्या हमें सोना पहनना चाहिए, क्या हमें सोना सूट करेगा? कुछ लोगों को सोना सूट नहीं करता है। तो स्वर्ण किसे सूट करेगा? सूट करने का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। इस पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। ठीक है, कभी कभी वो प्रभाव प्रत्यक्ष होते हैं, कभी कभी वो प्रभाव अप्रत्यक्ष होते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पुरानी घटना है कि एक मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान डेजर्ट है जिसका नाम है सहारा। तो कुछ कंपनियों ने, कुछ लोगों ने ये विचार किया कि हम सहारा डेजर्ट में सोलर पैनल लगा देते हैं, जिससे उस क्षेत्र में बिजली की जो खपत है उसकी पूर्ति की जा सके, हम लोग सोलर एनर्जी जनरेट कर सके। अभी इस पर कार्य चल ही रहा था, इस पर शोध जारी था। तो एक जापान के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उनसे संपर्क किया और बताया कि आप लोग ऐसा न करें। अगर आपने ऐसा किया तो जो साउथ अमेरिका में अमेजन के जो जंगल है, अमेजन के जंगलों को इस पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं, वो लंग्स हैं। इतने घने जंगल हैं कि वो ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो अमेजन के जंगल प्रभावित हो जाएंगे। जब इसकी तह में गए तो समझा कि सहारा रेगिस्तान से जो रेत उड़ करके हवा के साथ जाती है वो अमेजन जंगलों के ऊपर बरसात के साथ बरसती है, और जिसमें फास्फोरस की मात्रा है, जिससे वनस्पतियों को उगने में बढ़ने में मदद मिलती है। तो मूलतः हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि अफ्रीका महाद्वीप के सहारा रेगिस्तान का और साउथ अमेरिका के अमेजन के जंगलों का कोई संबंध होगा। लेकिन जब हम उसकी प्रक्रिया में जाते हैं तो हम समझते हैं कि बड़ा गहरा संबंध है। इसी तरह व्यक्ति के जीवन में हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका हमारे साथ एक जुड़ाव है। वो हमें या तो कोई वस्तु देती है या कोई चीज लेती है। ठीक है, और जो धातुएं हैं, जो रत्न है, रत्न विज्ञान पर जब हम कभी चर्चा करेंगे तो उसमें आप समझेंगे कि रत्नों का कार्य यही होता है कि जिस तरह की ऊर्जा उनके पास है वो ऊर्जा या तो हमें अपनी देते हैं या कुछ रत्न हमसे हमारी नेगेटिव एनर्जी खींचते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण हमारे जीवन में सूर्य और बृहस्पति से संबंधित जो तत्व है उनकी बढ़ोतरी करता है। सोना पहनने से या तो आपके जीवन में सूर्य तत्व बढ़ेगा या आपके जीवन में बृहस्पति तत्व बढ़ेगा। तो सूर्य और बृहस्पति के जो कारक हैं या जो जातक हैं
वो लोग स्वर्ण पहने तो उन्हें क्या करता है, सूट करता है, उनके लिए अच्छा है। इसके बाद एक और विषय है कि बृहस्पति के बारे में एक बड़ी अ, विशेष बात है कि बृहस्पति जहां बैठता है कुंडली में, बृहस्पति उस स्थान को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। जी, आपका शुभ नाम हम नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, तो बृहस्पति जहां बैठता है कुंडली में, उस स्थान को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, बल्कि बृहस्पति जहां देखता है, जहां पर उसकी दृष्टि होती है, उस स्थान को बड़ा प्रभावित करता है। अब आप कहेंगे कि ये दृष्टि क्या होती है, तो आप सब लोग, यदि आपके पास नोटबुक है, वैसे हम पीडीएफ भी भेज देंगे, लेकिन लिखिए कि ग्रह जहां पर भी बैठता है, जिस भी राशि में, जिस भी भाव में वो बैठेगा, उस स्थान से 7वें स्थान पर उस ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ती है। हमने एक चार्ट भेजा था जिसमें नंबर्स लिखे हुए थे, उसमें 1 2 3 4 लिखे हुए थे। उससे ही समझिए कि यदि कुंडली में पहले स्थान पर, मतलब जहां पर नंबर 1 लिखा हुआ है, वहां पर यदि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु कोई भी ग्रह बैठता है, तो वहां से पूरे 7वें स्थान पर, अर्थात 7 नंबर पर उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। वहां पर वो दृष्टि डालता है। 7वां स्थान वहां से क्या बैठेगा, 180 डिग्री, एकदम सामने। तो ग्रह की सीधी दृष्टि पड़ती है 7वें स्थान पर। अच्छा, जब हम इसे गिनते हैं तो उस स्थान को भी गिनना चाहिए जिसमें वो ग्रह बैठा है, जिसमें वो ग्रह बैठा है, विराजमान है, वहां से शुरू करें। 1 2 3 4 5 6, तो सारे ग्रहों की 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। लेकिन कुछ ग्रह इसमें अपवाद भी हैं। 7वीं तो सबकी है, लेकिन कुछ ग्रह हैं जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा दृष्टियां हैं। जैसे कि सबसे पहला ग्रह है आपका मंगल। मंगल की 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि है, लेकिन चतुर्थ और अष्टम, मतलब यदि मंगल पहले स्थान पर बैठा है तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर जाएंगे तो वहां मंगल की पूर्ण दृष्टि है। उसी प्रकार 7वें स्थान पर चले जाए और 7वें से जो नेक्स्ट वन है, अष्टम स्थान, वहां पर भी मंगल की पूर्ण दृष्टि। तो मंगल के पास 3 पूर्ण दृष्टियां हैं। कौन सी? चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। इसी तरह बृहस्पति के पास भी 2 अतिरिक्त दृष्टियां। सप्तम तो है ही, लेकिन एक अतिरिक्त दृष्टि है पंचम स्थान, जहां पर बृहस्पति बैठता है, वहां से 5वें स्थान पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ती है। और दूसरी है नवम स्थान, 9वां स्थान। तो बृहस्पति की अपने से नवम स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। तीसरा ग्रह कौन सा है? तीसरा ग्रह है शनि। तो शनि ग्रह की 2 अतिरिक्त दृष्टियां कौन सी है? शनि की एक तो सप्तम हो गई जो सबकी है, दूसरी है तृतीय दृष्टि। अपने से तीसरे स्थान पर शनि पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो तीसरी दृष्टि होगी। और दूसरी है दशम, अपने से 10वें हाउस को, 10वें भाव को शनि पूर्ण दृष्टि से देखता है। और ये 2 ग्रह कुंडली में बिल्कुल विरोधाभासी हैं। कि बृहस्पति के बारे में ये एकदम हर ज्योतिष के आचार्य ने कहा है कि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो पुष्प वर्षक है, अर्थात जिस स्थान को बृहस्पति देखता है उस स्थान में वो भाग्य की वर्षा कर देता है, भाग्य की पुष्प वर्षा कर देता है, फूल बरसते हैं। और शनि के बारे में ये कहा गया है कि जिस स्थान को शनि देखता है उस स्थान का विनाश कर देता है, उस स्थान को समाप्त कर देता है। तो शनि और बृहस्पति, ये 2 ग्रह आप बिल्कुल एकदम विरोधाभासी। तो हम बृहस्पति की चर्चा करें।
तो बृहस्पति के बारे में ये है, बृहस्पति जहां देखता है उस स्थान को वो भर देता है। लेकिन कुंडली में तो 12 स्थान है, तो किस स्थान में क्या भरेगा या हमें क्या देगा, तो इसके बारे में महर्षि पराशर का मत है कि हमारे 12 स्थान 4 भागों में विभाजित किए गए। कौन से 4 भाग? पहला धर्म स्थान। धर्म स्थान कौन से है? धर्म स्थान है आपके प्रथम भाव, नहीं, 4 त्रिकोण। 4 त्रिकोण, त्रिकोण आप लोग जब हम भाव पढ़ेंगे तो समझेंगे। 4 त्रिकोण अर्थात 3 भावों की त्रिकोण संज्ञा की जाती है। तो 4 त्रिकोण बताएगा, तो 4 त्रिकोणों में से जो पहला त्रिकोण है उसे कहा गया धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण में कौन से भाव है? तो उसी चक्र में देखिएगा, पहला स्थान, 5वां स्थान और 9वां स्थान। यदि किसी के इन तीनों स्थानों में बृहस्पति बैठता है, तो बृहस्पति यदि यहां बैठेगा तो सीधी सी बात है कि पंचम में बैठेगा तो नवम और प्रथम को देखेगा, प्रथम में बैठेगा तो पंचम और नवम को देखेगा, यदि नवम में बैठेगा तो प्रथम और पंचम को देखेगा, क्योंकि उसकी 9वीं और 5वीं दृष्टि। ठीक है, तो इसलिए यदि बृहस्पति में स्थानों पर बैठता है तो जिस स्थान को देखता है उस स्थान का जो प्रभाव है उसमें धर्म जो है वो खूब भर जाता है व्यक्ति में, धार्मिक आचरण करता है और धार्मिक धर्म के अनुकूल होकर के वो अपना विकास और अपना अभिवर्धन करता है, आगे बढ़ता है। दूसरा त्रिकोण है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण कौन कौन से है? दूसरा स्थान, छठा स्थान और दशम स्थान। दूसरा, छठा और दशम। यदि इन 3 स्थानों पर बृहस्पति बैठता है तो 2 स्थान बाकी के जो है वहां देखेगा, तो उन दोनों स्थानों में मान लीजिए बृहस्पति बैठा 6ठे स्थान में, तो क्या करेगा? 6ठे स्थान में बैठ करके वो दशम स्थान को देखेगा और व्यक्ति के जीवन में जो उसका कर्म क्षेत्र होगा वहां से वो खूब धन का अर्जित करेगा, धन को अर्जित करेगा, धनार्जन करेगा। तीसरा, वो देखेगा दूसरे स्थान को, तो धन, वाणी और कुटुंब, इसमें खूब बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो स्थान किसका कारक है? धन, वाणी और कुटुंब का कारक। इसी प्रकार तीसरा त्रिकोण है आपका काम त्रिकोण। काम त्रिकोण कौन कौन सा है? तीसरा स्थान, 7वां स्थान और 11वां स्थान। अब समझेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जब भावों की संज्ञा लिखी थी तो उसमें आपने लिखा था तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान है परिश्रम का, तीसरा स्थान है मेहनत का, तीसरा स्थान है उत्साह का। व्यक्ति उत्साह किसके लिए करता है? व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत जो करता है किस लिए करता है? क्योंकि उसकी कोई इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए करता है। वही इच्छा पूरी होने में एक जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं व्यापार। तो व्यापार का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। गृहस्थी का स्थान 7वां है, विवाह का स्थान 7वां है, लेकिन उसी के साथ साथ व्यापार का स्थान 7वां, सप्तम स्थान। और वही इच्छा पूरी कौन करता है? 11वां स्थान, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति का स्थान है, आय का स्थान है, इनकम का स्थान है। कोई भी चीज जो आपको मिलेगी वो किससे मिलेगी? 11वें भाव से मिलेगी। तो इसलिए तीनों ही जो स्थान है, तीनों भाव है, तीनों हाउस है, वो आपकी काम का अर्थ होता है कामना, डिजायर। तो डिजायर के स्थान है, डिजायर के त्रिकोण है। इसलिए ये तीनों त्रिकोण किसके हैं? ये त्रिकोण काम का त्रिकोण है। चतुर्थ त्रिकोण जो है वो मोक्ष का त्रिकोण। मोक्ष का त्रिकोण कौन कौन सा है? आपका चतुर्थ भाव, आपका अष्टम भाव और आपका द्वादश। तीनों ही स्थान जो है वो आपके मोक्ष को, क्यों? क्योंकि जब आप आगे डिटेल में भावों को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि चतुर्थ स्थान घर, माता, वाहन, सुख का तो है ही, लेकिन मानसिक शांति का भी है। मानसिक शांति का स्थान कौन सा है? चतुर्थ स्थान। यदि किसी व्यक्ति का चतुर्थ स्थान पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती।
कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती, और घर में तो बिल्कुल नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति को जो उपाय बताया जाता है, रेमेडी बताई जाती है, वो यही कि वो अपने घर से जितना हो सके दूर चला जाए। ऐसे व्यक्ति को प्रवास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को घर से कहीं दूर जा करके अपना व्यापार या जो भी उसका कार्य क्षेत्र है उसे जा करके वहां उस कार्य को करना चाहिए। तो चतुर्थ स्थान किसका है? शांति का, पीस का। अष्टम स्थान किसका है? स्पिरिचुअलिटी का। अष्टम स्थान को जब आप पढ़ेंगे तो वो अध्यात्म का भी स्थान है। अष्टम स्थान आयु का स्थान है। तो अष्टम स्थान जो है वो मुक्ति का है। द्वादश स्थान आउटकम का है, आपके जीवन में त्याग का स्थान द्वादश। तो इसलिए तीनों स्थान किसके हो गए? मोक्ष के स्थान पे। आमतौर पर सभी की जिज्ञासा धर्म में भी है, कुछ लोगों की धर्म में है, अर्थ में है, और काम में लोगों की है, क्योंकि कामनाएं सबकी है। बहुत सारी डिजायर्स हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन आमतौर पर लोगों की जो रुचि है वो मोक्ष वाले त्रिकोण में नहीं होती, पढ़ते समय भी नहीं होती है। जीवन में आप किसको बताएंगे तो उसमें कोई जिज्ञासा नहीं होती। लेकिन यही वो तीन स्थान है जो आपके जीवन को स्वर्ग भी बना सकते हैं और नर्क भी बना सकते हैं। कारण, क्योंकि तीनों बाकी जो प्रथम तीनों त्रिकोण हैं उनका कोई अंत नहीं है। आप कितने ही धार्मिक हो जाएं, लेकिन धर्म की भूख आपके अंदर बनी रहेगी। आपके पास कितना भी धन आ जाए, लेकिन धन की भूख आपके अंदर आपको परेशान करती है। इसी प्रकार कामनाएं कितनी भी पूरी हो जाएं, लेकिन कामनाएं बढ़ती ही रहेंगी। यदि जीवन में कोई एक तत्व आपको सुख दे सकता है तो वह मुक्ति, वह मोक्ष। जिस व्यक्ति का चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव अच्छा है, ये तीनों भाव शुभ ग्रहों से युक्त है, इन तीनों भावों पर बृहस्पति की दृष्टि या इनमें से किसी भी भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में वो व्यक्ति उस भाव से संबंधित चीजों को लेकर के कभी भी तनाव में नहीं रहेगा, मुक्त रहेगा, शांत रहेगा, एकदम स्पिरिचुअल रहेगा। ठीक, कुछ लोग आप देखते होंगे कि बहुत समृद्ध हैं, बहुत भरे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल एकदम तटस्थ रहते हैं, बहुत ज्यादा उसमें अटैच भी नहीं रहते। तो ऐसे व्यक्ति का ये समझिए कि या तो उसके जीवन में केतु अच्छी जगह प्लेस है, या फिर उसके जीवन में बृहस्पति बहुत अच्छा है। तो ये बृहस्पति, तो बृहस्पति के बारे में हमने खूब लंबी चौड़ी चर्चा की। अब आप यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, और इसमें अधिक से अधिक आप लोग चर्चा के लिए आया करें। कारण, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग सम्मिलित हैं। तो कोई भी जो भी आपके मन में हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछे, फिर उसके बाद हम शुक्र की ओर बढ़ेंगे। आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी पूछना चाहे वो हैंड रेज करें अपना हाथ। अच्छा, हाँ। सर एक बार देखो क्या है। जी पूछिए। जी ज्योत्सना जी, आप पूछ सकते हैं। पहले आप पूछ लीजिए, फिर प्रगति बता दीजिए। हाँ, हर ग्रह के बारे में देखिए, एक चीज आप समझिए। प्रैक्टिकल बात यह है कि न तो 10 दिन में, और ना ही आप 10 दिन तो छोड़ दीजिए, 10 साल में भी आप समझें कि आप किसी विषय को लेकर के उसके मास्टर हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। मास्टरी आती है आपके अभ्यास, ठीक है। जैसे कि मेडिकल की पढ़ाई में जब आप मेडिकल की एजुकेशन लेते हैं तो उसमें थ्योरी का जितना महत्व है उससे 2 गुना महत्व है कि आप उसका प्रैक्टिकल कितना करते हैं। आप कभी भी पेन पेपर पे ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसी तरह एक ज्योतिषी कभी भी किताब में ज्योतिषी नहीं बनते। ज्योतिषी आप बनेंगे, ज्यादा ना भी कहें तो भी आपको 1000 कुंडलियां जब आप देख लेंगे तब आपको चीजें अपने आप दिखनी शुरू होंगी।
आप कुंडली खोलेंगे, आपके सामने बृहस्पति जैसे होता है ना कि अब वो निकल करके बाहर आ जाते हैं आपके सामने, अभी आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो अभ्यास, दूसरा कि आपको हम लोग 10 दिन में वो मूल तत्व पढ़ाएंगे, जिससे आप जब आप बुक पढ़ेंगे, आपको बुक भी रिकमेंड करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन सी किताबें आसान से आप शुरू करें और फिर धीरे 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 आप ऊपर की तरफ बढ़ें। अभी आप उन किताबों को उठा लेंगे तो आप 10 मिनट में उन्हें बंद करके रखें, क्योंकि अभी आपको उनके बारे में बेसिक जानकारी ही नहीं है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगी। जैसे कोई फिजिक्स की, हम लोग फिजिक्स की कोई बुक उठा लें तो हमें उस समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि हमें उसकी फंडामेंटल नॉलेज नहीं। तो इसलिए ग्रह के बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे चर्चाओं में, और फिर धीरे धीरे आप लोग जब स्वाध्याय करेंगे तो उनके बारे में और जानकारी लेंगे। अधिक से अधिक हम लोग प्रयास करेंगे चर्चा करें। जी प्रगति जी पूछिए। जी आचार्य जी, जैसे आपने बताया था कि हर ग्रह की पावर में 30 डिग्री आता है। जी अगर किसी कुंडली में बृहस्पति की पावर 29 डिग्री है तो क्या उसको डेड मेंशन किया जाता है? हाँ बिल्कुल, जब हम ग्रहों की आयु पढ़ेंगे ना, जी तो हम पढ़ेंगे कि 1 से 5 तक ग्रह जो है वो बाल रूप में रहता है, शिशु। जी ठीक है, जी 5 से 12 तक की अवस्था कुमार अवस्था है। 12 से लेकर के 22 तक हम लोग, 20 तक भी मानते हैं, इसमें मतभेद है। 12 से लेकर के 20 तक जो है पूर्ण युवा मानते हैं, मतलब अपनी फुल पोटेंशियल पर होता है। ठीक है, उसके जी। बाद 20-22 से आप 25 तक या 26 तक वृद्ध हो जाता है, और 26 के बाद उसे डेड मान। लेकिन तो अगर कोई एक ग्रह हमारा डेड हो जाता है तो फिर उसका इफेक्ट भी खत्म हो जाता है? नहीं, ये चलता ज्योतिष की भाषा है, हम लोग मृत ओके। कह देते हैं, तो ऐसा नहीं वो मर गया। ठीक है, जी उसका जी प्रभाव हम ये समझिए कि अगर हम 1 to 100 करेंगे ना, जी ठीक है, 1 to 100 कर दें और उसको डिवाइड करिए आप 30 से, जी मतलब तो उसका एक हिस्सा आपके पास बचेगा, जी इतने अनुपात में फल देगा, है ना। एक ओके। प्रतिशत भी होगा, 1 डिग्री भी होगा ग्रह, तो उसका एक हम्म। अनुपात बचेगा कि इतने अनुपात का फल देगा। लेकिन ग्रह ठीक ठीक। चाहे युवा हो, चाहे बाल हो, चाहे वृद्ध हो, जब वो जी अपनी दशा में आता है तो अपनी हम्म। दशा में वो राजा रहता ठीक। है। दशा का मतलब समझिए कि आपके इस कुंडली के बस समय चलता है। नहीं है, बस ये देखना है कि सरकार किसकी आती है। तो जी हाँ महादशा जी उनकी सर। सरकार है, महादशा राहु की होगी तो राहु राजा है, सब नीचे। ठीक है, जी तो राहु के ठीक अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये ठीक ठीक। ठीक। हाँ जी दिनेश धन्यवाद। जी, आप अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, आपका फोन म्यूट। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मुझे पूछना था, अगर किसी का गुरु 7th हाउस में हो और मकर राशि पे हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? आप अभी हमें बताइए, या तो आप अपनी कुंडली के बारे में आपकी जिज्ञासा पूछ रहे हैं, या किसी ऐसी कुंडली के बारे में जो आप जिसे जानते हैं। अभी आप सिर्फ उतनी चीजों को समझिए जितनी हम लोगों ने राशि नहीं पढ़ी, ना भाव पढ़े, तो भाव और राशि को छोड़ दीजिए एक बार। आप का सवाल हम ऐसे ले लेते हैं कि यदि गुरु 7वें भाव में हो तो क्या करेगा, है ना, फिर वैसे समझते हैं। तो यदि गुरु 7म भाव में हो और शुभ हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी है वो बड़ी ही समझदार होगी, खूब गंभीर होगी, खूब विवेकशील होगी। ठीक है, और दूसरा ये है कि ऐसे एक पॉजिटिव सेंस में लीजिए, कंजूस हो, ऐसा व्यक्ति स्वयं भी कंजूस होता है, अर्थात वो व्यक्ति अपव्यय नहीं करता है, बचाता है। ठीक है, उसे समझ रहती है कि उसे कहाँ कितना, चाहे वो एनर्जी हो चाहे वो पैसा हो, कहाँ कितना यूज करना है। और आमतौर पर ऐसे जब ज्योतिषी इस तरह का कोई प्रेडिक्शन देते हैं तो आधे लोग ये कहते हैं कि जी हमारे जीवन में तो ऐसा है नहीं, है ना, आपके पास भी आएंगे। तो वैसे में क्या होगा, फिर वो वाक्य याद करिए,
ग्रह क्या देगा ये उसकी प्लेसमेंट बताएगी, लेकिन वो कब देगा ये उसकी दशा बताएगी। तो जीवन में जब भी बृहस्पति की अंतरदशा या महादशा आएगी तो आपको अपने निजी गृहस्थ जीवन में उन चीजों का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। वो चीज अपने अच्छे पोटेंशियल पर दिखेगी। पत्नी बहुत गंभीर, बहुत धार्मिक हो जाएगी, लेकिन पूरे जीवन नहीं रहेगी, तब ज्यादा दिखेगी जब उसकी महादशा और या पति, अगर पत्नी की कुंडली है तो फिर उसके जो पार्टनर है तो उसके जीवन में ये चीजें देखने को मिले। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये तो ये सबसे ऊपर है थैंक यू। के नाम से धन संगीत है शायद। आप पूछिए, 2 सवाल और लेंगे फिर उसके बाद। जी कोई और सर जो भी हमें पूछना चाहे, हाँ पूछिए। थोड़ा बताइए कि ये प्रथम योग अब थोड़ा त्रिकोण जो तेज है, बोलिए, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रथम त्रिकोण, हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। एक प्रथम त्रिकोण क्या है सर? ये कौन कौन से स्थान पर प्रथम त्रिकोण बनता है? क्या पूछ रहे हैं, एक बार रिपीट करें। अभी 4 त्रिकोण आपने बताया, जो उसमें प्रथम त्रिकोण कौन कौन से स्थान पर हाँ, बनता है? पहला त्रिकोण बनेगा प्रथम, पंचम और नवम। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और अच्छा, नाइन्थ हाउस। फर्स्ट हाउस, पंचम और नवम, हाँ, पहला, पांचवा और नौवां। ठीक, ये धर्म त्रिकोण होगा। अग्रिम। जी, ज्योत्सना जी आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद शुरू। जी जल्दी से अंतिम सवाल ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग शुक्र की ओर बढ़े। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फिर आगे अगले प्रश्नोत्तर में आप लोग अपने सवालों को नोट कर लिया कीजिए। जब बीच में लेक्चर के बीच में जब आपके मन में कोई शंका आए या कोई सवाल आए उसे नोट कर लीजिए, और जब हम लोग ये सवाल के लिए टाइम होता है तब उसमें पूछ लिया। तो हमने बृहस्पति को समझा, बृहस्पति के बारे में हमने एक शब्द बोला था, गुरु। तो बृहस्पति क्या है? गुरु। चलिए इसकी भी चर्चा करेंगे जब आगे करेंगे प्रश्नोत्तर। तो लेकिन नवग्रहों में एक और गुरु है जिन्हें बोलते हैं दैत्य गुरु। तो दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्र है। तो हमारे जीवन में 2 तरह का ज्ञान होता है। एक ज्ञान होता है जो स्पिरिचुअल है, जो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, जिसके मूल में एथिक्स है। जैसे मान लीजिए किसी को आप कहें कि मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, या किसी को कहें कि नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, तो जिसकी प्रवृत्ति वैसी होगी कि जिसे नशे का सेवन नहीं करना है, उसके पास उसके लिए बहुत सारे तर्क होंगे, ठीक है। लेकिन जिसे करना होगा उसके पास भी बहुत सारे तर्क होंगे। तो यदि जब जीवन में आपको कोई ज्ञान देता है स्पिरिचुअल, तो समझिए कि उसके जीवन में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है। और यदि किसी कोई बहुत भौतिकवादी हो, एकदम मेटेरियलिस्टिक हो, जो कहेगी खाना है, पीना है, सोना है, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, और इसी के इर्द गिर्द जो जीवन बिताए, तो समझ लीजिए उसके जीवन में शुक्र जो है उसका मूल कारक है। ऐसा व्यक्ति विशुद्ध भौतिकवादी होगा, ठीक है। उसके लक्षण क्या क्या होंगे, या कहें कि शुक्र के लक्षण क्या क्या। एक और बात इससे पहले, जैसे हमने एक राज्यसभा की कल्पना की थी, एक राज्य की कल्पना की थी, उसमें मंत्री हमने बताया था कि बृहस्पति। तो शुक्र क्या है? शुक्र उस राजा की दूसरी रानी है। तो इससे आप बहुत अच्छे से समझेंगे। और यदि आपने ये राज्यसभा अपने दिमाग में बैठा ली,
तो आप जीवन में कभी ग्रहों की आप प्रकृति नहीं भूलेंगे, ग्रह कैसे हैं। दूसरी रानी कब आएगी? दूसरी रानी जी बृहस्पति से देखते हैं बड़ा भाई। तो दूसरी रानी कब आएगी राजा के जीवन में? दूसरी रानी तब आएगी जब उस स्त्री में उसकी पहली रानी के मुकाबले ज्यादा आकर्षण होगा। यदि ज्यादा आकर्षण न हो तो क्यों करेगा दूसरा विवाह? यदि उसके पास पहली रानी पर्याप्त है तो वो क्यों करेगा? तो शुक्र जो है वो बहुत आकर्षक है और शुक्र को चमकीला ग्रह बोलते हैं। शुक्र चमकीला ग्रह है। तो इसका कारण क्या कहा कि शुक्र जो है बड़ा आकर्षक है। और शुक्र दूसरा शुक्र चंद्र का शुक्र बड़ा विलासिता युक्त है। विलासिता का मतलब होता है लग्जरी। तो शुक्र कारक है लग्जरी का। ऐसा व्यक्ति कंफर्ट के लिए नहीं इस्तेमाल करता है किसी भी चीज को। देखिए हमने सूर्य के बारे में भी ये बात की थी कि सूर्य जो है वो कंफर्ट के लिए नहीं यूज करता है। उसे गाड़ी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसे ट्रेवल करने में आसानी हो। उसे गाड़ी इसलिए चाहिए ताकि उसकी समाज में रेपुटेशन बढ़े। इसी तरह शुक्र को भी गाड़ी चलाने के लिए नहीं चाहिए। शुक्र को इसलिए चाहिए क्योंकि उसे रेपुटेशन नहीं चाहिए, लेकिन उसे अटेंशन चाहिए। उसे रेपुटेशन से कोई मतलब नहीं है, उसे अटेंशन चाहिए। इसीलिए आम भाषा में जब हम बोलते हैं तो सूर्य का जातक आप इसे जितना व्यवहारिक बनाएंगे ज्योतिष को अपने जीवन में उतना आप समझेंगे। और सूर्य का जातक अगर मोटरसाइकिल लेगा तो लेगा बुलेट, और शुक्र का जातक यदि मोटरसाइकिल लेगा तो लेगा जो मतलब जैसे जो ये होती है ना रेसिंग बाइक होती है, या जो नए लड़के जो लेते हैं, अब पता नहीं नाम नहीं याद आ रहा है कोई, तो आपके दिमाग में होंगे नाम, कोई नए नए पल्सर है या कोई और अच्छी, हाँ स्पोर्ट बाइक लेते हैं। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? उन्हें अटेंशन चाहिए। उन्हें चाहिए कि कोई उन्हें देख करके कहे वाह। इसी तरह सूर्य जब कपड़े पहनेगा तो सूर्य ऐसे कपड़े पहनेगा जिसमें प्रभावी दिखे, लेकिन शुक्र ऐसे कपड़े पहनेगा जिसमें आकर्षक दिखे, सुंदर दिखे। और सूर्य शुक्र को आमतौर पर क्योंकि स्त्री ग्रह है तो स्त्रियों से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, लेकिन प्रवृत्ति के अनुसार दोनों से, पुरुष और स्त्री दोनों व्यक्तियों के जीवन में बराबर प्रभाव डालता है। ठीक है। बहुत सारे लोग आपने, अच्छा शुक्र का एक और आपको कारक दिखेगा, किसी आमतौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से निकलेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पहले मुंह ना धोएं या तैयार ना हो, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन के निकलते हैं। तो उन व्यक्तियों के जीवन में शुक्र क्या है? उनका मूल कारक है, वो शुक्र से प्रभावित जाते हैं, बन ठन के रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, साफ सुथरे, इत्र लगाएंगे, ठीक है, बाल समय पे कटवाएंगे और कपड़े बिल्कुल एकदम सही अच्छे पहनेंगे, तो शुक्र कारक है। तो ये कारक है। दूसरा, शुक्र आपके विवाह का कारक है। व्यक्ति के जीवन में उसका विवाह कैसा होगा, किसके साथ होगा, तो ये सब चीजें क्या बताते हैं? शुक्र बताते हैं। तीसरा, शुक्र आपके जीवन में प्रेम का कारक है। आप दो चीजें बताता है, एक कि आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा जीवन में, और दूसरा बताता है कि आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में आप कितने लविंग पर्सन हैं। इसे ऐसे समझेंगे कि कोई व्यक्ति आप देखेंगे कि वो प्रकृति से ही बहुत एकदम रूखा व्यक्ति होता है। आप देखेंगे पुराने समय के, अगर हमारे से जो पिछली जनरेशन है तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि वो बहुत एकदम रूड बात करते हैं, बहुत रूखी सूखी बात करते हैं, बहुत एकदम ग्राउंडेड बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनके पास बैठ के, जिनसे बातें करके आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक, तो वो लविंग पर्सनैलिटी है। तो इस तरह
आपके व्यक्तित्व में प्रेम कितना है, आप दूसरों पर कितना बांटते हैं, ठीक है, आप दूसरों के साथ कितना प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, शुक्र बताता है। और आपको जीवन में कितना प्रेम मिलेगा या प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे या कहें कि अफेयर्स आपके कैसे रहेंगे, ये शुक्र बताता है। आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि शुक्र विवाह भी बता रहा है, शुक्र प्रेम भी बता रहा है, कैसे डिवाइड करेंगे या कैसे दोनों को समझेंगे कि ये प्रेम के बारे में है या विवाह के बारे में है। तो कुंडली में जब हम भाव और राशि पढ़ेंगे ना, तो कुछ राशियां अलग प्रकृति की हैं, कुछ राशियां अलग प्रकृति, कुछ राशियों में बैठ करके शुक्र क्या बना देगा, प्रेमी बना देगा। कुछ राशियों में बैठ करके शुक्र जो है आपको गंभीर प्रेमी बनाएगा। कुछ राशियों में बैठ करके आपको एकदम जो दिल फेंक आशिक होते हैं उस तरह का व्यक्ति बना देगा कि आपका जो है आपके प्रेम में गंभीरता ही ना हो, है ना। कुछ राशियों में बैठ करके व्यक्ति साइको बनाता है। शुक्र यदि कुछ राशियों में बैठेगा तो व्यक्ति को जो है वो पागलपन, कुछ लोग होते हैं ना कि प्रेम में एकदम मैड हो जाते हैं, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। कुछ राशियों में बैठ करके और यदि चंद्रमा ठीक ना हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रेम के आत्महत्या करता है। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, प्रेम के कारण आत्महत्या करेगा। और यदि किसी की कुंडली में मंगल की स्थिति, राहु की स्थिति, हाँ, यदि किसी के 7वें भाव में स्वराशि की, तो चलिए इसे भी ले लेते हैं। स्वराशि भी दो हैं, एक वृष है एक तुला है। वृष में बैठ करके अलग प्रभाव देगा, तुला में बैठ करके अलग प्रभाव देगा, ठीक। लेकिन दोनों ही व्यक्ति जो है बहुत अपने गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते हैं, ये एक कॉमन चीज है। वृष में अलग प्रभाव देगा, तुला में अलग प्रभाव देगा, वो तब चर्चा करेंगे जब राशियों पर बात करेंगे। लेकिन दोनों ही स्थितियों में पत्नी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति के 7वें भाव में शुक्र हो और भाव पीड़ित ना हो, और पुरुष के 7वें भाव में शुक्र हो और भाव पीड़ित ना हो, नवमांश में शुक्र की स्थिति ठीक हो, ऐसे व्यक्ति का कभी तलाक नहीं होता जीवन में। ये चीज आप एकदम आंख बंद करके पूछ सकते हैं। 3 चीजें देखिए, 7वें भाव पीड़ित ना हो, 7वें में शुक्र हो, नवमांश में शुक्र की स्थिति ठीक हो, वर्गोत्तम में हो, उच्च में हो, स्वराशि में हो, तो 3 चीजें देख करके आप बोल दीजिए कि उसके जीवन में, वैवाहिक जीवन में कभी वैसी स्थिति नहीं बनेगी कि उन्हें अलग होना पड़े, ठीक है। तो ये चीज, तो शुक्र की प्लेसमेंट बताएगी कि शुक्र कैसा है या शुक्र व्यक्ति को क्या है। चलिए उसके बाद सौंदर्य, जिसके हमने बात की, सौंदर्य देता है। इसके बाद काम वासना, आपका अपनी डिजायर पर कितना कंट्रोल रहेगा, आप कितने आपके अंदर कामना को लेकर के कितना अग्रेसन रहेगा, ये आप बताते हैं शुक्र से। और आमतौर पर आपको एक हैक बता रहे हैं कि आप देखिए, ज्योतिषी वो पास होता है जो व्यक्ति के जातक के आते ही या जो भी प्रश्न करता है उसके बैठते ही उसके जीवन की 2 ऐसी बातें बता दे जिसे सुनकर के वो शॉक हो जाए, जिससे उसे ऐसा लगे कि ये बात तो मुझे पता हो ही नहीं सकती, ऐसी बात। और ऐसी 2 बातें यदि आप बता सकते हैं तो उस 2 ही ग्रह हैं जो आपको वो बातें दे। पहला है शुक्र, क्योंकि शुक्र क्या बताएगा कि उसकी डिजायर पर उसकी कैसी स्थिति है, क्या उसकी डिजायर उसके कंट्रोल में है या नहीं है। और यदि नहीं है कंट्रोल में, तो जिस भी भाव को शुक्र पीड़ित कर रहा हो उस भाव में वो व्यक्ति कमजोर होगा। और आप खुल के बोल दीजिए कि जो भी आपका वो फील्ड होगा, ठीक है, वो मान लीजिए शुक्र बैठ करके एकदम अनस्टॉपेबल बना है, तो उसे कह सकते हैं कि आप अपने जो भी आपकी पसंद है, जो शौक है, उसमें आपने अपने आप को बर्बाद कर दिया, ठीक है। और वो बिल्कुल एकदम सटीक आपको बोलेगा कि हाँ जी ऐसा ही है, ठीक है। तो और 12वें में हो तो जुआ खेलो, पैसा खोए, ठीक है।
तो इस तरह। और दूसरा ग्रह है राहु। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो एकदम क्लियर कट आपको जजमेंट दे देंगे। तो शुक्र क्या देगा आपको? शुक्र देगा आपको कामना, या आपके अंदर जो डिजायर्स हैं वो। फिर क्या है? विलासिता, लग्जरी, भौतिक सुख सुविधाएं देगा। जो भी व्यक्ति के जीवन में हमारी जो भौतिक जरूरतें होती हैं वो सारी चीजें आपको उपलब्ध कराता है शुक्र। मतलब किसी की कुंडली का शुक्र देख करके आप उसके घर का, आप उसके वाहन का, आप उसकी जीवनचर्या का अंदाजा कर सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 कुंडलियां लाई हैं और 10 कुंडलियों में से प्रश्न आपके पास ये हो कि इनमें से 5 कुंडलियां ऐसे व्यक्ति की है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और 5 कुंडलियां ऐसी है जो आर्थिक रूप से मजबूत है। ठीक है, आपको वो 5-5 कुंडलियां अलग करनी है। तो आप क्या करेंगे उसमें? आप सिर्फ और सिर्फ देखेंगे शुक्र और देखेंगे दशाएं। आप शुक्र देख करके ये बता देंगे गरीब कौन है, अमीर कौन है, और दशाएं देख करके ये बता देंगे कि अभी अभी वर्तमान समय में उनकी क्या स्थिति है, पहले क्या थी और आगे क्या। ठीक? तो ये शुक्र है। फिर आगे क्या है? पति पत्नी। पति और पत्नी, पत्नी की कुंडली में पति को देखेंगे। अच्छा, ये सरस्वती पांडे जी, आप अपने उसे, हाँ बिल्कुल धन्यवाद। तो आप पति की कुंडली से पत्नी की स्थिति को देख सकते हैं और पत्नी की कुंडली से पति की स्थिति को। एक ये जनरल स्टेटमेंट है, क्योंकि आगे जब हम चलेंगे तो फिर हम ये भी समझेंगे कि पत्नी की कुंडली में बृहस्पति को देख करके भी पति का विचार होता है। ठीक है, तो लेकिन जनरली आप दोनों की कुंडली से उनके लाइफ पार्टनर के बारे में देख सकते हैं। आगे बढ़े, आप संगीत को देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में संगीत पसंद भी हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को अगर 11वें भाव में है तो संगीत पसंद होगा, है ना। 10वें भाव में है तो संगीत का व्यापार कर रहा होगा। चौथे भाव में है तो उसके घर में संगीत का माहौल होगा। तीसरे भाव में है तो उसका भाई जो है संगीत से जुड़ा होगा। 5वें भाव में है तो उसके एजुकेशन से संगीत संबंधित होगा। 7वें भाव में है तो उसकी पत्नी जो है उसका, और संगीत मतलब संगीत का अर्थ हो गया सिर्फ संगीत नहीं होगा। संगीत कब होगा? संगीत होगा जब साथ में बुध का कनेक्शन, क्योंकि बुध क्या है? वाणी। बुध वॉइस। वाणी से यहाँ पे आमतौर पे लगा लिया जाता है कि वाणी का मतलब है कि जो हम बोलते हैं वो वाणी नहीं, साउंड है बुध। जितना भी साउंड है ना इस प्रकृति में वो सब बुध है। तो जब साउंड जुड़ेगा तभी संगीत बनेगा। तो बुध और शुक्र मिलकर के क्या होता है? संगीत का क्रिएशन। ठीक है, फिर उसके बाद कला, कला का कारक है। कला के कारक बुध है, चंद्रमा है और शुक्र है। कौन सी कला का कारक होगा? भौतिक कला का कारक होगा। ऐसी भड़काऊ वस्तुएं या ऐसी वस्तुएं जिनमें चमक हो, ऐसी चीजों को, जैसे मान लीजिए अभी यहीं पे समझते हैं कि यदि किसी के जीवन में बुध और चंद्रमा की युति से संगीत पैदा हो तो ऐसा व्यक्ति शास्त्रीय संगीतज्ञ होता है। बहुत एकदम शांत वाले जो होते हैं ना, जैसे गजल गायक होते हैं या फिर जो भजन गायक होते हैं, स्पिरिचुअल। लेकिन यदि शुक्र से संबंधित संगीत आएगा तो ऐसा व्यक्ति या तो रोमांटिक सिंगर होगा या फिर जो आजकल जो फिल्मी गाने होते हैं उस तरह के गाने, ठीक है, जिनमें आपको प्रभाव ज्यादा दिखेगा, आकर्षण ज्यादा दिखेगा। ठीक है, एक होती है फीलिंग्स इमोशंस भी, एक होता है लीनियर इमोशंस, बहुत हल्के 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 चलते हैं। एक होता है बहुत ऊपर नीचे चलते हैं। तो शुक्र जो है वो वैसा इमोशनल वाला है कि उसके या तो बहुत ऊपर जाएंगे या बहुत डाउन जाएंगे। चंद्रमा समझदार है। ठीक है, तो शुक्र। और फैशन है, कोई बहुत फैशनेबल हो तो समझिए शुक्र इसके जीवन में अच्छा है। या किसी की कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आप उसे बोल सकते हैं कि आप जो है फैशन को फॉलो करते हैं, आप फैशन के मामले में बहुत सजग हैं। इसके बाद डिजाइनिंग में जाता है, ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है। फैशन और क्रिएशन
ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जब तक आपके जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है तब तक आप फैशन को जान ही नहीं सकते। ठीक है? तो जिसके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि मैं सुंदर लगूं, नया ट्राई करूं, नया ढूंढूं, तो वैसा व्यक्ति ही क्या करेगा, वो फैशन में जाएगा। और डिजाइनिंग इसलिए ये क्षेत्र है। और व्यक्ति मॉडलिंग, क्योंकि शरीर की सुंदरता है और आकर्षण है, तो उसके लिए मॉडलिंग और अभिनय, एक्टिंग, ये दो क्षेत्र बड़े अच्छे रहते हैं। एक हम लोग आमतौर पर बोलते हैं, यदि किसी की कुंडली में शुक्र दशम भाव से संबंध रखता हो और कहीं ना कहीं एकादश भाव को भी किसी तरह से जुड़ा हुआ हो, तो वो व्यक्ति अपने चेहरे से कमाता है, शक्ल से। आमतौर पे हम लोग ये कहते हैं कि कला को बेचना नहीं चाहिए। एक आमतौर पर बोला जाता है कला को बेचना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तो समझेंगे कि जो भी व्यक्ति अर्निंग करता है, जो भी व्यक्ति अर्निंग करता है इस दुनिया में, वो व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ बेचता है ना। एक म्यूजिशियन, एक सिंगर अपनी वाणी बेच रहा है, एक टीचर अपना दिमाग बेच रहा है ना। यदि वही टीचर पागल हो जाए तो उसे कोई नहीं पड़ेगा उससे, इसका मतलब उसका दिमाग है, उसकी वाणी बिक गई। तो शुक्र जो है, शुक्र शक्ल बेचता है, या कहें कि शक्ल का अर्थ होगा कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो बॉडी है, आपका जो जो आपकी मूलतः कहें कि आपको प्रदर्शन मिलता है। ठीक, इसी के साथ साथ जब आपको अच्छा बुध जुड़ जाएगा, या और एक और चीज समझिएगा, जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि ज्ञान का कारक तो बृहस्पति है, या तर्क का कारक तो बुध है, और फैशन या प्रदर्शन का कारक तो शुक्र है। तो हम लोग ये ना सोचें कि ये एक ही ग्रह इसका कारक, ये लीड करेगा बस। जैसे मान लीजिए शुक्र अकेला कुछ नहीं कर सकते, शुक्र के साथ जो जो ग्रह मिलता चला जाएगा, जो जो ग्रह पार्टिसिपेशन करता चला जाएगा उसके साथ, उस ग्रह के गुणों को लेकर के वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप फिल्में देखते हैं तो आपको कई तरह के आपको हीरो दिखते होंगे। सभी लोग एक्टर हैं, अभिनेता, लेकिन उनकी कैटेगरी अलग अलग है। जैसे कि एक अभिनेता है जिसकी लुकिंग बहुत अच्छी है लेकिन उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं है। एक अभिनेता आपको दिखेगा जिसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन या उसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी नहीं है, चेहरा मोहरा अच्छा नहीं है। एक अभिनेता आपको दिखेगा कि उसके अभिनय में गंभीरता बहुत है। एक अभिनेता आपको दिखेगा कि जिसके अभिनय में हास्य बहुत है, जो आपको बिल्कुल एकदम दिखे तो आप हंसने लग जाते हैं। तो यदि शुक्र अभिनेता बनाता तो सब अभिनेता एक जैसे होते हैं। लेकिन जैसे एक पुराने हीरो थे जिनका नाम था राजकुमार, उनकी आप एक्टिंग देखेंगे, उनकी कोई भी आप फिल्म उठा करके देखिए, उनके किरदार में एक रुआब आपको दिखेगा, उनकी वाणी में दिखेगा कि वो जब बोलते हैं, वो जब उनकी एग्जिस्टेंस को आप फील करते हैं तो आपको लगेगा कि ये कद्दावर आदमी है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की अभिनय के साथ साथ कहीं ना कहीं सूर्य का जुड़ाव था। तो सूर्य क्या है? एक राजसी भगवान है, उसके जीवन में दिखेगा। और यदि आप आज के समय के कोई एक्टर को देखते हैं, जैसे मान लीजिए पंकज त्रिपाठी है, तो बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ दिखेंगे। तो वहां शनि है, आप उनकी कुंडली देखेंगे तो उनका शनि उनके जीवन में अच्छा है और उनके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो शनि शुक्र मिलकर के क्या करें, डाउन टू अर्थ रख रहे हैं, आम आदमी रख रहे हैं। उनकी एक्टिंग में आपको क्या दिखेगा? आम आदमी दिखेगा। तो इसलिए शुक्र जो है वो एक्टर बनाता है। और आज हम आपको एक पीडीएफ और भेजेंगे जिसमें आप ये समझेंगे कि कोई भी ग्रह, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये ग्रह आपको ये देता है,
तो आपके मन में एक सवाल आता है, इस सवाल को भी बहुत तवज्जो मत दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल तब आपके लिए रिलेवेंट होगा जब आप 6 महीना अभ्यास कर चुके होंगे। बहुत डीप मत जाइएगा, अभी सतही पढ़िए कि ये ग्रह ऐसा क्यों कर रहा है, इस ग्रह के अंदर ऐसा क्या है कि ये इस तरह के प्रभाव दे रहा है। शनि खराब प्रभाव क्यों दे रहा है, चंद्रमा अच्छा प्रभाव क्यों दे रहा है, सूर्य जो है वो कभी क्रूर लगता है, अहंकारी भी है, अच्छा भी है, ऐसा क्यों। तो जब आप इन्हें ग्रहों को पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे कि इन ग्रहों के कुछ तत्व हैं, इन ग्रहों के कुछ वर्ण हैं, कोई ब्राह्मण वर्ण का है, कोई क्षत्रिय वर्ण का है, कोई शूद्र वर्ण का है, कोई ग्रह अग्नि तत्व का है। जैसे सूर्य और मंगल जो है उनका अग्नि तत्व है। अग्नि कैसी होती है, तेज। अग्नि के अंदर जो प्रकृति होती है वो तेज की प्रकृति है, तो अग्नि जलाती है, अग्नि का प्रभाव ऊष्म रहता है, तो इसलिए उनके अंदर क्या दिखे, गर्मी दिखे सूर्य मंगल के अंदर। इसी तरह जब आप मान लीजिए गुरु को पढ़ते हैं तो गुरु के अंदर क्या है, गुरु के अंदर है सत्व गुण। गुरु की प्रकृति कैसी है, गुरु की प्रकृति अंतरिक्ष प्रकृति है। जैसे उसकी अग्नि तत्व है तो इसका अंतरिक्ष तत्व है। अंतरिक्ष में क्या, अंतरिक्ष का अर्थ हो गया स्पेस, अंतरिक्ष का अर्थ हो गया विशाल, ब्रॉड, असीमित। तो ज्ञान क्या है, असीमित है। धैर्य क्या है, असीमित है। जिज्ञासाएं क्या है, असीमित है। आपकी आध्यात्मिक चेतना क्या है, वो असीमित है। तो बृहस्पति वाला जातक जो है वो बहुत गर्मी नहीं करता, उसके अंदर एक्सेप्टेंस कह लो या पेशेंस कह लो, उसके अंदर असीमित है। ठीक है। इसी तरह जो शुक्र है उसका क्या है तत्व, उसका ब्राह्मण वर्ण है, रजोगुण है। तो देखिए दोनों का सम्मिश्रण देखिए, ब्राह्मण वर्ण है, तो ब्राह्मण वर्ण होने के कारण उसके अंदर गुण क्या होंगे, ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं। ब्राह्मण के गुण मनुस्मृति में कहे हैं कि यजनम याजनम चैव पठनम पाठनम तथा, मतलब यज्ञ करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, ये 6 काम बताए ब्राह्मण के। ये 6 काम एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान का सेक्टर। तो शुक्र क्या है, ज्ञानी है, समझदार है, लेकिन अगर इसी के साथ सत्व गुण आ जाता तो बृहस्पति जैसा होता, लेकिन यही रजोगुण आ गया। अब रजोगुण आ गया तो रजोगुण का अर्थ है कि अब उसे भौतिकता में सुख दिखता है, अब वो अपने ज्ञान को भौतिकता में इस्तेमाल करता है। तो इसलिए शुक्र जो है वो भौतिकवादी है, ज्ञानी है, बेवकूफ नहीं है, समझदार है। इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे घर से भाग जाते थे। कई लोग आपने सुने होंगे मुंबई चले गए, गांव में उनकी कोई अहमियत नहीं थी, लगता था कि ये तो कुछ नहीं करेगा, बिगड़ा हुआ लड़का है घर से, और पता चला कि वहां जाकर के बहुत बड़ा अभिनेता बन गया, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन गया, बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया। कहानी आपने खूब सुनी होंगी। एक हमारे यहाँ हमारे यहीं के ही है, मुजफ्फरनगर में एक गांव है बुढ़ाना, तो वहां का एक लड़का जिसने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से बीएससी की और खेती की, नौकरियां की छोटी मोटी, जो 15,000 20,000 किसी कंपनी में किसी, और फिर वो दिल्ली चला गया, पढ़ा, फिर मुंबई चला गया। और आप सब आज जानते हैं उनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो जब आप उस व्यक्ति को उस समय देखते हो तो आपको लगता कि ये व्यक्ति तो बेवकूफ है ना, जनरल व्यक्ति है जैसे सब है, लेकिन उसके अंदर वो प्रतिभा थी, क्योंकि उसके अंदर शुक्र था, शुक्र की योग्यता थी। लेकिन उस योग्यता का इस्तेमाल वो वही कर सकता है जहां उसकी प्रकृति मैच करेगी। ठीक है। तो इसलिए आमतौर पर जब आप रेमेडी भी करते हैं किसी की, जब आप किसी को उपाय भी बताते हैं, या कोई व्यक्ति आपके पास आता है, तो उसके जीवन में एक बदलाव जरूर करें
कि उसकी कुंडली का वो कारक ग्रह जो उसके जीवन को बना सकता है वो उसे बता दे कि अगर तुम इस ग्रह के आसपास रहोगे तो जीवन में उन्नति कर जाओगे, अगर आप दूसरे ग्रहों से संबंधित चीजें ढूंढते रहोगे तो कभी उन्नति नहीं कर पाओगे, हमेशा एवरेज बने रहोगे। ठीक है, तो सही तत्व पकड़ना जरूरी है। तो इसलिए ये हम धीरे धीरे आगे समझे। तो शुक्र को हमने समझा, बृहस्पति जो कि ज्ञानवान है, शुक्र भी ज्ञानवान है, लेकिन बृहस्पति की प्रकृति कैसे सत्व प्रकृति है, उसे सात्विक चीजों में संतुष्टि मिलती है, बांटने में संतुष्टि मिलती है, ठीक है, अच्छे कर्मों में संतुष्टि मिलती है। जबकि शुक्र को किसमें मिलती है? भौतिकता में संतुष्टि, विलासिता में संतुष्टि मिलती है। आगे बढ़े, शनि। आज हम शनि तक कंप्लीट करेंगे। शनि के बारे में बात करते हैं। शनि, राहु, ये आज के समय के जो स्टार हैं ज्योतिषियों के, शनि और राहु की खूब बात होती है। शनि और राहु का डर भी खूब फैलाया जाता है। ठीक है, तो शनि पे बात करते हैं। शनि क्या है? शनि आपकी कुंडली में सबसे जो मेजर आप समझेंगे शनि के बारे में, शनि है न्याय, जस्टिस। आपकी लाइफ में जो जस्टिस है वो शनि है। शनि क्या करता है? आपने कितना किया और उसके बदले आपको कितना मिले, ये तय करता है शनि। अब क्योंकि बहुत सारे लोग करते कम हैं और चाहते ज्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि उनके लिए विलेन हो जाता है, शनि बुरा हो जाता है। क्योंकि शनि तो न्यायाधीश, वो आपको उससे ज्यादा देगा ही नहीं। क्योंकि जब नवग्रहों को उनके कार्यभार बटे कि किसको क्या देना है, तो शनि के पास आया न्यायाधीश का पद, वो जज है। तो जज का कार्य है जो जितना करे उसे उतना दे, तो न्याय है। जीवन में यदि कभी आपको मेहनत करने के बाद भी फल न मिलता हो तो समझिए आपके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं। ठीक है, तो शनि की स्थिति को सुदृढ़ कीजिए, न्याय है। दूसरा, उसी राज्यसभा में दोबारा जाइए और उसके एक और तत्व को पूरा कीजिए जिसकी कमी थी, पूरा बन चुका है, लेकिन कोई भी राजा, कोई भी रानी, कोई भी मंत्री, कोई भी सेनापति, कोई भी राज्य किसके बिना अपूर्ण है? सेवक के, वर्किंग क्लास के। यदि मंत्री के पास अगर 4 उसके सहायक नहीं होंगे तो मंत्री कुछ नहीं कर सकता है, फाइल पकड़ाने वाले चाहिए, है ना। मंत्री अकेला मंत्री लीडरशिप कर सकता है, मंत्री लीड कर सकता है, लेकिन जो प्रशासन है ना, नीचे का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा कौन संभालेगा? शनि संभालेगा। लेकिन शनि भी कहां से संभालता है? मान लीजिए आप प्रशासन को 2 भागों में बांट दीजिए, जो पदाधिकारी हैं वो सूर्य हैं और जो कर्मचारी है वो शनि है, जो लेबर क्लास है वो शनि है। ठीक है, तो शनि सेवक है। आपकी जीवन में आप देखिएगा कि यदि कोई खूब आलसी हो, आप सेवक किसके हैं? यदि आपके जीवन, आपके पर्सनैलिटी में यदि हम शनि को ढूंढे तो पहली सेवा किसकी करते हैं आप? बिल्कुल, अगर बिल्कुल एकदम शून्य पे ले जाएं तो पहले सेवक आप स्वयं के हैं। आपको कोई नौकरी चाहिए, आपको मेहनत करनी है, तो किसके लिए कर रहे हैं? स्वयं के लिए कर रहे हैं। यदि आपको अपना रूटीन बनाना है, आपको रोज 6 घंटे, आपका वजन बढ़ गया, वजन घटाना है, या मान लीजिए कोई स्किल सीखनी है, या कोई आपको कुछ भी काम करना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, तो वो मेहनत आप किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। तो शनि जिसकी कुंडली में अच्छा हो, वो व्यक्ति खूब परिश्रम करता है, वो अपना अच्छा सेवक होता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि अच्छा ना हो, ऐसा व्यक्ति काम नहीं करता है, आलसी होता है, मेहनत नहीं करता। तो शनि क्या है? सेवक। यदि किसी की कुंडली आपके पास आए और वो कहे कि जी मैं तो कुछ काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका शनि देख करके पहले बताइए कि आप काम करना चाहते भी हैं कि नहीं, आप काम करते भी हैं या नहीं। तो एक चीज। दूसरा, शनि आपकी आयु है, शनि आपकी एज। इसीलिए कहते हैं जब हम
भावों की तैया बनी कि शनि सबसे प्रबल मार्केश है। मतलब अन्य ग्रह भी आपको जीवन में कष्ट देंगे, लेकिन जब शनि देगा तो शनि छोड़ता नहीं। शनि सबसे प्रभावी मार्केश होता है। इसलिए शनि आपकी उम्र है, शनि आपकी आयु है, क्योंकि न्यायाधीश है, वो तय करेगा कि आपकी उम्र कितनी है ना। जैसे बृहस्पति ने आपको पुण्य दिए, या जो भी आपने पाप या पुण्य का जो सृजन किया वो दिया, शनि डिसाइड करेगा कि उसमें से आपको कितना कैसे मिलेगा, कब खत्म होगा। ठीक है, तो शनि जो है वो आपकी आयु है। किसी व्यक्ति की आयु पता करनी हो तो शनि से पता करें। और शनि दुख है, जीवन में जो दुख मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, शनि से देखेंगे। यही कारण है कि शनि की 7.5 बहुत एकदम बदनाम है। कि शनि की 7.5 जब भी आएगी तो व्यक्ति को कष्ट मिलेगा, तो शनि दुख करता है। इसमें भी आप जब पढ़ेंगे आगे, जब आप इस बेसिक में हम शायद राजयोग कर पाए या ना कर पाए देखेंगे, समय मिला तो करेंगे, कुछ सामान्य तो करेंगे ही भावों के साथ। तो 7.5 की चर्चा करेंगे, किसे अच्छा मिलता है, किसे बुरा मिलता है। ठीक है, उसके बाद शनि है पीड़ा, दुख, पीड़ा। उसके बाद शनि है विज्ञान, तकनीक। शनि जिनकी कुंडली में अच्छा होता है, जिनकी कुंडली में पंचम भाव से संबंध रखे, ऐसे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, ऐसे लोग मैकेनिक, जो वर्किंग क्लास है, जिसमें आप मशीनरी है, टेक्निक है, या एआई है, इंजीनियरिंग है, आईटी सेक्टर है, इन सब चीजों में जाते हैं। यदि पंचम में शनि जुड़ा हुआ हो, वही बात फिर आती है कि बुद्धि देगा आपको बृहस्पति, ज्ञान देगा बृहस्पति, लेकिन कैसा ज्ञान देगा तो तय करेगा उसके साथ मिलने वाला ग्रह। उसके साथ जो ग्रह होगा, जो ग्रह उसको सपोर्ट कर रहा हो, वो तय करेगा कि व्यक्ति मेडिकल की पढ़ाई करेगा, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, या मास कम्युनिकेशन करेगा, या बीए करेगा, वो किस फील्ड में जाएगा, ये उसके साथ ग्रह। इसके बाद लोहे का कारक है, मशीन का कारक है। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछने आए कि मैं क्या एक फैक्ट्री लगा सकता हूं, तो उस फैक्ट्री में आप उसका शनि देखिए। शनि यदि उसकी कुंडली में अच्छा है, दशम एकादश भाव से संबंध रखता है, क्योंकि दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र है और एकादश भाव आपका अर्निंग का स्रोत है, तो दोनों चीजों से यदि संबंध रखता है तो वो व्यक्ति मशीन लगाए, और जिस ग्रह, जो दूसरा ग्रह उस कार्य क्षेत्र से संबंध रखता हो, उस चीज का व्यापार करे, तो ये दोनों चीजें मिलकर के उसको लाभ देंगी। तो इसलिए शनि किसका कारक है? मशीन का कारक है, फैक्ट्री का कारक है, लेबर का कारक है। कोई भी कार्य जिसमें लेबर क्लास से काम कराया जाए, जैसे कंस्ट्रक्शन है, या फिर आपका कोई भी ऐसा काम जिसमें लेबर काम करते हैं, आपके नीचे 50-100 लोग काम करते हो, ठीक है, वर्किंग क्लास में कर्मचारी मजदूर काम करते हो, तो ऐसा काम करें। ट्रांसपोर्टेशन का कारक है, वाहनों का कारक है, पशुओं का कारक है। तो इन सब चीजों से जब हम आपको उसका पीडीएफ देंगे, 3 चीजों का पीडीएफ लेंगे। एक, कौन सा ग्रह कौन से रोग से संबंध रखता है, किस ग्रह के खराब होने से आपको कौन सा रोग होता है, और किस ग्रह से आप कौन से कार्य क्षेत्र में जा सकते हैं। दोनों चीजों को पीडीएफ आपको देंगे कि कौन सा व्यक्ति आपको करियर में कौन कौन से ऑप्शन देता है। ठीक है, तो ये हो गया। वकालत का कारक है, सबसे मूल जुडिशियली का कारक। जिस व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव से संबंध रखता हो शनि, और शनि के साथ साथ उसका बुध अच्छा हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वकील बनता है। क्यों? क्योंकि बुध कारक है वाणी का, बुध कारक है बोलने का, वाक चातुर्य देता है, और शनि कारक है न्याय का। तो दोनों मिलकर के बहुत अच्छा वकील बनाते हैं। इसके साथ यदि सूर्य मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति जज भी बन जाता है।
तो आप, अच्छा इसमें आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको मिले तो आप ये देखेंगे इसका चार्जिंग, हाँ, तो इसमें आप ये देखेंगे कि उसका अगर वो हटा दिया तो उसकी वाईफाई बंद हो जाएगा। तो इसमें आप ये देखेंगे कि यदि कोई आपके जानकार परिचित हो, जो कि अच्छे वकील हो या बुरे वकील हो, दोनों स्थितियों में उनकी कुंडली लीजिए और उनकी कुंडली में ये देखिए कि उनकी शनि की स्थिति कैसी है। कल के बाद, कल जब हम भावों का अध्ययन करेंगे राहु केतु के बाद, उसके बाद आप लोग उनकी कुंडली देखिएगा, या कोई अच्छा जज हो, कोई न्यायपालिका में हो या न्यायपालिका के क्षेत्र में हो, तो वैसी स्थिति में आप ये चेक करिएगा कि उस व्यक्ति का शनि, सूर्य और बुध, ये तीनों ग्रह कैसे हैं। ठीक है, यस। तो शनि और अंतिम में है जो प्रैक्टिकली आप सुनिए कि शनि आपको अच्छा लीडर भी बनाता है, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बनाता है। अब आप कहेंगे पॉलिटिक्स जो है वो तो सीधे सीधे संबंध रखती है सूर्य से, सूर्य मतलब राजनीति, तो शनि कैसे पॉलिटिक्स से संबंध रखते हैं। तो पॉलिटिक्स में भी आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स दो तरह की, एक पॉलिटिक्स होती है जो कुर्सी मेज की पॉलिटिक्स होती है, कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं इसी रूम में और वहां से बैठ करके आप अपनी राजनीति करते हैं, जैसे बड़े बड़े राजनेता हैं कुछ होता है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल लीडर आप देखेंगे जो कि बने हैं ग्राउंड से, जैसे यदि आप में से कोई भी इतिहास के या पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होंगे तो आप समझेंगे कि 1975 के अराउंड जब इमरजेंसी लगी तो बिहार के अंदर एक क्रांति हुई। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कुछ छात्र संघ के नेताओं ने मिलकर के एक बड़ी मुहिम चलाई और उस मुहिम का परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस हार गई और वो बिहार के जाने माने चेहरे हो गए। उन्होंने बड़ी मेहनत की, छोटे घरों से आते थे, वर्किंग क्लास में मेहनत की और छोटी जातियों से थे सभी लोग। छोटी जाति का हमारा कहने का मतलब है जाति कोई छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन कुछ एक जो पर्सपेक्टिव है कि बड़े परिवार का व्यक्ति राजनेता होगा, छोटे घरों से थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे, लेकिन उन्होंने लगभग उनमें से सभी 5-6 जो थे वो लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ठीक है, और सुशील मोदी, तो जितने भी थे वो सब या तो मुख्यमंत्री बने या डिप्टी सीएम तो कम से कम बने उस प्रदेश के। तो कैसे बने? शनि के कारण, क्योंकि शनि आपको लेबर क्लास का नेता बनाता है। शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो आप पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन आपकी पॉलिटिक्स का कैसी होगी? गली गांव मोहल्ले, भाग दौड़, थकान, ठीक है, उस तरह की पॉलिटिक्स तो आपको नेता बनाएगा। तो शनि आपके जीवन में ये सारे तत्व लेकर के आता है। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है ये तय करेगी कि आप जीवन में क्या करें। इसके बाद हम लोग एक चीज समझेंगे ग्रहों के बारे में, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि हम ग्रहों को लगभग पूरा कर चुके हैं। ग्रहों में कुछ ग्रह होते हैं पाप ग्रह, कुछ ग्रह होते हैं शुभ ग्रह। तो नोट करिएगा कि सूर्य है क्रूर ग्रह, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 4 ग्रह हैं पाप ग्रह। बृहस्पति और शुक्र
ये दोनों ग्रह हैं शुभ ग्रह। और बुध, बुध है तटस्थ। तटस्थ का अर्थ हुआ ये जिसके साथ बैठता है, मान लीजिए बुध शनि के साथ बैठ गया तो क्या हो जाएगा, पाप ग्रह हो जाएगा। ठीक। और बुध यदि शुभ ग्रह के साथ बैठ गया तो क्या हो जाएगा, शुभ ग्रह हो जाएगा। बचा कौन, कौन बचा है मैसेज में बताएं। चंद्रमा। ठीक। चंद्रमा के बारे में क्या है, चंद्रमा अपनी कलाओं से पाप और शुभ होता है, लेकिन इसे शुभ ग्रहों में ही लिखिए, अभी शुभ ग्रहों में ही लिखिए, जब डिटेलिंग में जाएंगे तब बताएंगे कि चंद्रमा अमावस्या से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक अशुभ रहता है, बाकी समय शुभ रहता है। ठीक है, तो सामान्यतः शुभ। अब शुभ और अशुभ ग्रहों का प्रभाव, ये नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह है। नैसर्गिक का मतलब होता है कि मूल रूप से ही ऐसे हैं। ठीक है, तो वो कुंडली में डिपेंड करता है कहाँ है, कैसे हैं, किस भाव के स्वामी है, तो वहां पर अलग तरह से देखेंगे, लेकिन ये नैसर्गिक शुभ और अशुभ है। एक चीज आप बिल्कुल एकदम याद कर लें कि यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में शुभ ग्रह बैठा है तो उस भाव के जीवन को, उस भाव से संबंधित आपके जीवन में जो तत्व हैं, जो क्षेत्र हैं, उसमें आपको इजीनेस देगा। और यदि उस भाव में पाप ग्रह बैठा है तो वो आपके जीवन को कठिन कर देगा, आपके जीवन में संघर्ष देगा। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आपके चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह बैठता है, बृहस्पति बैठता है, शुक्र बैठता है, चंद्रमा बैठता है, तो आपके जीवन में मानसिक शांति, आपको घर आसानी से बन जाएगा, वाहन आसानी से ले लेंगे, सुख भी आसानी से मिल जाएगा, माता जी भी ठीक रहेंगी, इजीनेस आ जाएगी, जीवन में संघर्ष कम है। और वहीं यदि उस स्थान में पाप ग्रह बैठता है तो उस स्थान को, उस भाव को संघर्षमय कर देगा, बहुत मुश्किलों से मिलेगा ये सब कुछ। अगर ये 7वें भाव में हो तो विवाह बड़ी मुश्किल से होगा, व्यापार बड़ी मुश्किल से जमेगा। शुभ ग्रह बैठा हो तो उसका विपरीत हो जाएगा। तो एक एक भाव में इससे कि उसमें शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है, अभी आप नैसर्गिक से ही विचार करिएगा, अपनी अपनी कुंडली देखिएगा। आज के लिए आपके लिए होमवर्क है कि अपनी कुंडली, क्योंकि हमने आपको ये भी बता दिया था कि कौन सा भाव किस एक कार्य, समझ लीजिएगा कि जो भी कार्य लिखवाया हो उस फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, उस भाव में आपके पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है, तो दोनों में से कौन सा ग्रह है। और ये देखिएगा कि उस भाव से संबंधित आपके जीवन में आपको संघर्ष करना पड़ रहा है या वो चीजें आपको आसानी से मिल रही है, जीवन को आसान कर रहा है या मुश्किल कर रहा है, ये चीज आप लिखिएगा। और जो, या तो आप हमें पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं या फिर आप उसमें ग्रुप में बता सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये तो हो गया आपका पाप और शुभ ग्रह। और कल हम राहु केतु पढ़ेंगे और भाव शुरू करेंगे, भावों का अध्ययन शुरू करेंगे। चलिए आपके प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। जिन्होंने पिछली बार पूछे थे वो लोग बाद में करें, और जिन्होंने नहीं पूछा था वो शुरू करें। सबसे पहले आप जी ज्योत्सना जी, आप पूछिए, आप तो पिछली बार भी गए थे। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
अ, हाँ जी, पंडित जी मैंने पूछना था दशम भाव में बृहस्पति हो तो वो मतलब कि जॉब में प्रॉब्लम देगा? देखिए हमने क्या कहा था, बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, समझ रहे हैं? अच्छा। हाँ जी। वहां उसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होता है। बृहस्पति जहाँ देखता है उस स्थान को प्रभावित करता है, एक बात। दूसरा, बृहस्पति यदि आपके दशम भाव में बैठा है तो ये समझिए कि बृहस्पति अपनी दशा में, अपनी महादशा में उस व्यक्ति को उसके जॉब से संबंधित जितनी दिक्कतें आ रही है उनमें कमी करेगा इस रूल के हिसाब से, क्योंकि वो शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह जिस स्थान में बैठता है उस स्थान को इजी करता, आसान करता है उस स्थान को। लेकिन उस स्थान का जो स्वामी है, उस स्थान में जिसकी दृष्टि, इससे हमें ये कैलकुलेट करेंगे कि उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां या क्या समस्याएं आती तो पंडित जी जैसे वो जॉब करेगा तो वो कमाएगा भी तो उसी से ही ना? वो नहीं, फिर दूसरे घर में, चौथे घर में और छठे घर में देखेगा तो उसी से वो करेगा ना? हाँ देखिए, चौथे घर को देखेगा तो चतुर्थ भाव को, हाँ चतुर्थ भाव को जो देखेगा बृहस्पति, तो चतुर्थ भाव को अच्छा करेगा। देखिए आप समझिए, कोई व्यक्ति कमाता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके घर में पीस है क्योंकि उसकी पत्नी कमाती है, समझिए? अच्छा। दोनों चीजें अलग है। या किसी के घर में जो है अच्छे घर से है, संपन्न है, और कमाई बहुत अच्छी नहीं है तो भी पीस रहेगा। या छठे भाव को देख लीजिए, छठा भाव जिसका है ऋण रोग शत्रु, तो ऋण रोग शत्रु में कमी करेगा, कर्जा कम होगा, शत्रु कम होंगे, है ना, ऋण कम होगा। और एक और बात फिर हम रिपीट करते हैं, आप एक बार उनकी महादशा जरूर देखें। अगर बृहस्पति की महादशा आई होगी पहले, तो बृहस्पति की महादशा को चेक करके ये चेक कर लीजिएगा कि बृहस्पति की महादशा में इन चीजों में उन्हें बड़े इजीनेस मिला, बड़ा रिलीफ मिला। आप एक बार देख लीजिएगा, फिर कल चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ आकांक्षा, अनम्यूट कर। हेलो। हाँ जी। राधे राधे। आपने अभी बताया कि कारक ग्रह बताएंगे, जैसे हम किसी की कुंडली देखकर कारक ग्रह बताएं कि वो जीवन में उन्नति करेंगे उस कारक ग्रह से रिलेटेड, बिल्कुल। है ना? तो वो कारक ग्रह कैसे पता करेंगे हम? हाँ, कारक ग्रह पता करने के लिए आपको, कारक का मतलब होता है कि आपकी कुंडली में सबसे बलवान ग्रह कौन सा है, ठीक है? तो और सबसे बलवान ग्रह आपको ढूंढने के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, भाव, राशि और ग्रह। और ये जो आपने सवाल किया, इस सवाल का जवाब आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, मतलब 10वें दिन की क्लास में मिलेगा। क्लास में? क्योंकि जब आप पूरा ठीक है। पढ़ लेंगे, तो आप पूरा समझ लेंगे, उसके बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी कुंडली का सबसे कमजोर, और मतलब लिस्ट बना देंगे कौन सा ग्रह सबसे बलवान है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो पता चल ठीक है। जाएगा। ठीक। और ये जो दशाएं हैं ये कैसे पता चलती हैं? दशाएं, जैसे आपने कहा अभी कि महादशा है या अंतरदशा है, हाँ तो ये? दशा आपको बताएंगे कल। चार्ट अच्छा। जब बनाएंगे ना, एक तो कुंडली का चार्ट होता है, दशाओं का चार्ट, जन्म के अच्छा। समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उस नक्षत्र के आधार पर आपकी दशाएं शुरू होती अच्छा। है। हाँ, वो बताएंगे कैसे होती है, कहाँ होती ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। है। जी, एक ज्योति जी है, आप पूछिए। हम सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा तेज बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप चाहें तो आप मैसेज से सवाल कर सकते हैं, आप मैसेज लिख दीजिए हम पर।
संदीप जी पूछ लीजिए तब तक। चलिए तब तक कुछ मैसेज में सवाल आए थे वो ले लेते हैं। एक दिनेश जी ने पूछा है कि आलसी किस ग्रह के कारण होता है? आलसी कई ग्रहों के कारण होता है। अब आलस ये देखना पड़ता है कि वो किस फील्ड में आलस है। काम करने में आलस है तो शनि के कारण, पैसा कमाने में आलस है तो शुक्र के कारण होगा, या एकादश के कारण होगा, दशमेश के कारण होगा। अभी हम नैसर्गिक गुण पूछ रहे हैं, फिर समझ रहे हैं ग्रहों के, फिर हम समझेंगे कि इस भाव का स्वामी होकर के भी ग्रह के पास कुछ गुण आ जाता है। ठीक है, तो आलसी राहु के कारण होता है, राहु के कारण तो बड़ा आलसी होता है। ठीक है, राहु कल पढ़ेंगे तो आप तो बताएंगे फिर इसमें और डिटेल में। वैसे शनि के कारण होता है, राहु के कारण होता है, दो ग्रह मुख्य। एक सवाल है, मंगल शनि एक साथ सेकंड हाउस में है, कन्या राशि में है, और दोनों ही पाप ग्रह हैं, तो धन परिवार वाले बिल्कुल। मंगल शनि यदि दोनों दूसरे भाव में है तो आपको जरूर करेगा। दूसरे स्थान में धन को प्रभावित करेगा। दूसरा स्थान कैसा धन है? संचित धन। ठीक है, जो पैसा आप इकट्ठा करके रखते हैं, सेविंग्स रखते हैं, वो दूसरा भाग। ठीक है, परिवार को एक साथ लेके चलना है, दूसरा भाग। कुटुंब को संतुष्ट रखना, कुटुंब को प्रसन्न रखना, दूसरा भाग। आपकी वाणी अच्छी हो, आपकी वाणी से दूसरों को कष्ट ना हो, या दूसरे लोग उसको ऑफेंड ना हो, दूसरे भाव के कारण। तो आप अपनी कुंडली में ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि जब भी आपकी कुंडली में शनि की दशा आएगी, जब भी आपकी कुंडली में मंगल की दशा आएगी, तो ये दोनों ही दशाओं में आपका इन तीनों फील्ड में आपको मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। आप एक बार दशाएं चेक करिएगा, आपकी कौन सी अंतर दशा तक चेक करिएगा। प्रत्यंतर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती, प्रत्यंतर का बताएंगे क्या प्रभाव होता है। महादशा हो तो बिल्कुल एकदम कंट्रास्ट दिखेगा, अंतर दशा में भी आपको बड़ा प्रभाव दिखेगा। ठीक है जी, और अंतिम सवाल ले लीजिए जो भी लेना चाहें, इसके बाद फिर हम करते हैं। ठीक है, अंतिम सवाल ले लीजिए जो भी पूछना चाहें। सर जो हाउस खाली रहते हैं उन्हें कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे या उन्हें कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, देखिए हाउस, जो हाउस खाली रहता है उस पर दो चीज जरूर होती है। एक, या तो उस पर किसी की दृष्टि होगी, या तो कोई ग्रह उस पर दृष्टि डालता है, और दृष्टि भी ना हो तो भी उस भाव में राशि जरूर होगी। 12 ही भाव है, 12 ही राशियां हैं, तो हर भाव में एक राशि जरूर होगी। तो जो राशि इस भाव में होगी, उस राशि का स्वामी उस घर का मालिक होगा। और जो ग्रह उसमें बैठा है वो उस घर में आकर के बैठा है। जैसे मान लीजिए मैं इस घर का, मेरा एक घर है या आपका एक घर है, और उस घर के आप मालिक हैं, उस घर में आप स्वयं बैठेंगे तो उस घर को बढ़ाएंगे, है ना। और यदि आप उस घर के अलावा कहीं और जा करके बैठेंगे तो आपके घर में यदि आपका मित्र बैठेगा तो उसमें वृद्धि करेगा, शत्रु बैठेगा तो उसे खराब करेगा, है ना। तो इसी तरह से जिस भी जो घर आपको खाली दिखता है, तो अगर खाली होता है उसका कोई मालिक होता है, तो मालिक की सिचुएशन जैसी होगी उस घर की सिचुएशन वैसी है। क्योंकि यदि मालिक अमीर हो रहा है कहीं जाकर के प्रवास में, अमेरिका में रह रहा है और खूब पैसे कमा रहा है, उसके घर में वो पैसा दिख जाएगा, वो अपने घर का रिनोवेट करवा देगा, है ना। और यदि गरीब है तो उसका घर जीने तो नहीं देगा, तो उस घर का जो भी आपको सलाह देगा वो इससे मिलेगा कि घर का मालिक कौन है और किस सिचुएशन में। ठीक है, आज के लिए इसे रखते हैं, बाकी कल हम चर्चा करेंगे। और
जो PDF हमने भेजे हैं उनका अध्ययन करें, उन्हें पढ़ें और प्रयास करें कि वो आपको याद रहें। और कल की कक्षा के लिए आप राहु केतु को जरूर ठीक है। एक प्रश्न पूछना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आठवें भाव में अगर शुक्र के साथ शनि है। हेलो हेलो रोक दो उसे।